क्या बजट भी प्राइस इन था स्टॉक मार्केट पे? कुछ सेक्टर्स पहले ही परफॉर्म कर गए और क्या उनके हक में वो चीजें आई? एंड अब फॉरवर्ड लुकिंग पे हमारे सामने इंटरेस्ट रेट भी है, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? मैं आज देख रहा था कि किस सेक्टर ने काम किया है, तो बैंक इस वक्त टॉप पे खड़े हैं पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस में। अभी फिर चलेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद साइडवेज में ट्रेड कर रही है, जिसका टॉप है 174 175, इसको क्रॉस करती है। जिस दिन पाकिस्तान में पेपॉल खुल गया उस दिन आईटी का कोड़ा। अभी तो प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि हम बाहर जितने भी डॉलर कमाते हैं पेपल इज ओल्ड न्यूज। पेपल इज ओल्ड न्यूज फॉर आईटी। ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है। पेपल अब तो आईटी में तो नहीं नहीं, सेलिब्रेट वैसे भी नहीं पाकिस्तान किया के अंदर जाता। ना 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 ना, बैंक्स में नहीं हुआ। नो सुपर टैक्स ठीक रिलीफ है। बैंक्स, ये तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि दूसरी जगहों पे सही है। हुआ है। सुपर सुपर टैक्स की बात आप सही कह रहे हैं, 10 से 8 हुआ है, पर इन सेक्टर्स के लिए नहीं हुआ। आपको किस तरह देखते हैं, और पावर डिवीजन को ओवरऑल बजट के हिसाब से किस तरह देखते हैं? आप यकीन जाने कि पीएसएक्स में लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी। क्यों? कि इसके अंदर वो जो 50 कंपनियां हैं ना काम करने वाली, वो प्रॉफिट में है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ठीक ठाक प्रॉफिट कमाती है। अभी भी हम रास्ते में किसी से पूछेंगे ना, मेरा पैसा आ गया है, तो 50 लोगों में से 49 लोगों ने कहना कि जा बेटा वो घर ले ले, तो वो दुकान ले ले। अभी भी हमारा कल्चर वही है प्रॉपर्टी का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स दंगल। जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, साथ साथ हमारा बजट भी आ चुका है। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम कोशिश करेंगे शो में भी डिस्कस करें, और उसके मजीद इन्फॉर्मेशन इसके अलावा भी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी भी है, वॉर की सिचुएशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मोस्टली बजट ही इन टॉक्स है। शो में ज्वाइन कर रहे हैं सुहेल भाई एंड डॉक्टर साहब। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। बजट के ऊपर आपका कोई इनिशियल टेक है? किस तरह का बजट? आपने कुछ पॉइंटर्स देखे होंगे, कुछ रिलीफ मिला है, बेसिकली जो बिजनेसेस पे सुपर टैक्स है वो 2% से कम हो गया है, स्लैब बना दिए हैं। किस तरह देखते हैं ओवरऑल बजट को? ओवरऑल बजट बिल्कुल वही है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसको हम कह रहे थे कि डिफेंसिव बजट होगा। एग्रेसिव बजट पेश नहीं कर सकते, कोई ऐसा बजट नहीं पेश कर सकते जिससे आपकी कोई तरक्की के रास्ते खुले। तो आपने जो इस तरह हम मैक्रो स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, एग्जैक्टली वही सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। और उस सिलसिले में देखें ना, जो प्रो इन्वेस्टमेंट बजट्स होते हैं ना, उसमें आपको बड़ी रियायतें देनी पड़ती हैं बिजनेस कम्युनिटी को, और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको। तो मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। ये जो छोटे मोटे, इनको ट्वीक्स कहते हैं, छोटी मोटी फिगर्स ऊपर नीचे की हैं। लेकिन है कि मसला तो यह है ना कि बजट खसारे का ही है, ठीक है। और जब जो खसारा होता है वो उसका एक ही तरीका होता है पूरा करने का। अब वो होता है बैंकों से कर्जा लेना, ठीक है। आज मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात बताता हूँ। मेरे जहन में एक सवाल आया था कि यार ये गली गली, क्योंकि मेरे वाले साहब बैंक में थे, तो हम बैंक में ही पैदा हुए समझे, और बैंक में ही वफात होगी। यानी कि बैंकिंग हमारा ओढ़ना बछोना है, ठीक है ना। बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि बैंक के जो बैंक है ना, गांव 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 ब्रांच है। अच्छा, रश भी लगा होता है उसमें। तो मैं हमेशा सोचा करता था कि यार ये बैंक, मतलब मैं कर्जा लेने जाऊं तो मुझे तो कर्जा नहीं देते। 25-30% से ज्यादा कर्जा नहीं मिलना, 30 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा नहीं मिलना, वो तो सुजुकी भी नहीं आती उसमें। अच्छा, जिसने करोड़ रुपए की गाड़ी लेनी है, फिर उससे 30 लाख रुपए ही रह गया, फिर वो उसने बैंक से क्यों लेना? मुझे बताएं। ये 2 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो 30 लाख बैंक दे देगा है, और वो बैंक, उस बैंक के नाम होगी गाड़ी। कितने सादा लोग हैं ये। तो मतलब तो यह है ना कि बैंक ने कर्जा नहीं देना गाड़ी का, अच्छा ना ही घर का कर्जा देना है। तो बैंक किस लिए बैठा हुआ है? बैंक सिर्फ मेरे पैसे लेने के लिए बैठा हुआ है, ठीक डिपॉजिट्स है। के लिए, यस। कि मेरे पास जो पैसे होंगे ना तो मैं वहां जमा करा दूं। अच्छा, अब जब उस हम बैंक को स्टडी करते हैं इन डिटेल, तो पता चलता है कि सेविंग में कम पैसे पड़े हुए हैं, ज्यादा पैसे करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं हर बैंक के। अच्छा, करंट अकाउंट जो है ना, बैंक पाबंद नहीं है वो एफबीआई से शेयर करने का। अच्छा, उसमें अब ये है कि वो लोग इस वजह से रखते हैं कि भाई एफबीआई को तो पता नहीं चलना, तो कई ट्रिलियन रुपया कैश लोग जमा कराते हैं करंट अकाउंट। ये जितना पैसा है ना जो जमा होता है, वो पिछले 20 साल से, अब ये ना मुझे कोई हुकूमती उठा के ले जाए, कोई वीगो डाला है, 20 साल से ना वो हो ये रहा है कि जो पैसे आवाम जमा कराती है ना, वो हुकूमत ले जाती है अपना खसारा पूरा करने के लिए। नतीजा क्या है कि वो ट्रिलियंस, ये आप वो गिनती खत्म हो जाती है, हुकूमत ने इतना कर्जा लिया हुआ है पाकिस्तानी बैंकों से, वो आज तक वापस नहीं हुआ। और उसका जो सूद भर भर के जो हुकूमत है पाकिस्तान, इवन देखें जो इस्लामी बैंक है ना, वो भी जी जी। कर्जा हुकूमत को जब देते हैं तो वो उनसे उसकी जो उसका जो भी उन्होंने नाम रखा है वो सूद लेते हैं। मतलब हमें तो वो ये कहते हैं मैं इस्लामी हूं तो खबरदार जो तूने कुछ मांगा, ठीक है ना। लेकिन हुकूमत से वो उसके पैसे लेते हैं कर्जा देने के। और लिहाजा आपने देखा है मिजान बैंक है, ये फैसल बैंक है, इनके पास देखा है कितना कैश, और ये इनका इनका ग्राफ देखा है किधर ये जा रहा है। ये ये तो बैंकिंग सेक्टर हो गया ना, लेकिन ओवरऑल बजट पे, सुने बजट सुने, पे। नहीं नहीं, पूरी बात सुने यार। अच्छा अच्छा, आपको ठीक है। मैं बजट ही की बात कर रहा हूं। मैं आपको आखिर जी में जी जब जी। मैं इसको समराइज करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं।
ठीक है, आवाम को भी तो बात समझ जानी चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें ये होता है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जिंदगी क्या, अगली नस्ल की जिंदगी में भी हुकूमत ये कर्जा कभी वापस करने का सोचेगी। बैंकों को पैसे नहीं होने, इतने पैसे, इतने, ये तो कई बिलियन बिलियन 100 200 500 1000 बिलियन डॉलर होगा जो कर्ज लिया हुआ है हुकूमत ने बैंकों से। डोमेस्टिक इसको डेट कहते हैं, जो इंटरनेशनल डेट है वो अलग है, ठीक है। जी, अब क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब हुकूमत इस तरह हाथ खड़े करेगी बैंकों के आगे कि भाई कर्जा मांग, जिस तरह वो जो जो बिजनेस कॉर्पोरेशन होती है वो कहती है ना कि मेरा रीशेड्यूल करो कर्जा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने सूद नहीं देना, माफ करो मेरा कर्जा सूद जो है। तो एक टाइम आएगा, कोई भी हुकूमत आएगी आइंदा, तो वो पाकिस्तान की हुकूमत बैंकों को हाथ खड़े करके दिखाएगी कि भाई साहब मेरे को तो पैसे नहीं है, कर लो जो करना है। तो उस वक्त फिर बैंक लेन देन करेंगे हुकूमत से, और उस वक्त फिर बैंकों में फिर उथल पुथल भी होगी, यानी कि आप सोचिए तो सही, बैंकों में एक क्यास बचेगा उस वक्त, जब ये बात कभी फटेगी जिंदगी में कि भाई साहब हुकूमत। अमेरिका भी यही कर रहा है, ये मत समझे कि खाली पाकिस्तान ये करता है, अमेरिका भी ये कर रहा है जो मैं कह रहा हूं। ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के इश्यूज है। अच्छा, अब ये पूरी तमहीद बात है। अच्छा, ये मकसद क्या है कि आपने ये देखा कि जो 50% ग्रे इकोनॉमी है वो हुकूमत के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ है टू गेट मनी, क्योंकि ये सारा का सारा ग्रे मनी जो है उधर जाता है जो हुकूमत उठा के ले जाती है। आप समझ रहे हैं? ये मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि जितना ग्रे मनी, ब्लैक मनी बैंक में जमा होता है, जो कि लोग, वो बैंक कहते हैं कि हमने एफबीआर को इसकी रसाई नहीं देनी, ये लोगों का पैसा है और ये करंट करंट अकाउंट अकाउंट्स में चला जाता है। जी जी, ठीक है। जी। और वो सारा का सारा पैसा उठता है, और वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कोने कोने में, यानी कि एक ही मोहल्ले में दो दो बैंक की, सेम बैंक की दो दो ब्रांचें हैं। ये लोगों के लिए तो नहीं है, ये लोगों से पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया है, ठीक है। और ठीक वो है। पैसा फिर इकट्ठा होकर वो हुकूमत ले जाती है, और ये हुकूमत के लिए रहमत का साया है कि लोग ये काला पैसा बैंक में जमा कराते हैं और हुकूमत वहां से उठा के ले जाती है। और वो और बैंक को जो जिसने पैसा जमा कराया है उसको 1 रुपया भी नहीं देना। और सारा का सारा नतीजा क्या है कि बैंक चल रहे हैं। आपने देखा है पिछली रैली भी बैंकों ने लीड की है, ठीक है। अभी भी आप देखें पिछले 3 महीने से बैंकों ने रिकवर किया, आप ग्राफ निकाल के देख लें। मैं आज देख रहा था कि किस सेक्टर ने काम किया है, तो बैंक इसका टॉप पे खड़े हैं पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस में। अभी फिर चलेंगे। नंबर 2 पे आता है फर्टिलाइजर, और नंबर 3 पे आता है ऑयल, और वो नंबर 4 5 पे फिर बाकी वो कुछ सीमेंट आ जाते हैं, कुछ इस तरह करके ये वाला सिलसिला है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अभी भी ये जो है ना, जो बजट है, मैंने इसको सारा स्टडी कर लिया है, तो मैं आपको आज इसकी पूरी समरी बता देता हूँ कि ये जो डेफिसिट है ना, ये बैंकों से कर्जा लेके पूरा किया जाएगा, और फिर दोबारा बैंक चलेंगे, फिर दोबारा बैंकों को मुनाफा होगा, फिर दोबारा बैंकों की किताबें बनेगी। और उसमें मैंने देखा है सबसे ज्यादा फायदा यूबीएल को हो रहा है, हबीब बैंक को हो रहा है, और इसको मिजान बैंक को हो रहा है, और ये मैं एमसीबी को हो रहा है। ये 4 बैंक हैं ठीक। जो कि इस वक्त रॉकेट की तरह आसमान पे ऊपर जाएंगे, क्योंकि यही हुकूमत पाकिस्तान को ज्यादा कर्जा देने वाले बैंक हैं। तो ये ठीक मेरा है। इसमें बजट में ठीक है। बाकी वो जो सैलरीज के अंदर किया है, ये छोटे मोटे, वो आपके, मैंने मर्सिडीज का टायर नहीं बदलना, मैंने कोरोला का टायर लगाना, ये इस तरह की चीजें, फेयर मैं तो पॉइंट। इनको कोई अहमियत नहीं देता। मैं बिल्कुल इस सेक्टर वाइज भी जो पॉइंट अभी तक हमारे सामने आए हैं उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। चलो मैं आपकी तरफ आता हूँ। बजट हमारे पास आ गया है और हमेशा हम इस बारे में बात करते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, मार्केट चीजें पहले रीड करना शुरू कर देती है। हमने ये चीजें सेक्टर वाइज भी देखी, जैसे फूड सेक्टर की बात आ रही थी कि शायद उस पर जीएसटी कम हो जाए, तो हमने फूड सेक्टर को, अगर हम प्रेमा को देखें, हम एफसीपीएल को देखें, हमने कंपनीज को चलते हुए देखा। तो हम प्राइसिंग की जब बात करते हैं तो हम फॉरवर्ड लुकिंग की भी बात करते हैं। क्या बजट भी प्राइस इन था स्टॉक मार्केट में? कुछ सेक्टर्स पहले ही परफॉर्म कर गए और क्या उनके हक में वो चीजें आई? एंड अब फॉरवर्ड लुकिंग पे हमारे सामने इंटरेस्ट रेट भी है, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है। और मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी रिवाइज हुए बजट में सामने आए हैं, ऑलरेडी हम सीपीआई के नंबर्स भी देखते हैं। आपको लगता है कि हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेबल रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, या आपको लगता है यहाँ से कुछ प्लस माइनस के चांसेस है? वन बाय बनाते हैं, इंटरेस्ट रेट के पर बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है अनचेंज रहेगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट स्टॉक बढ़ाया गया तो ऑलरेडी ऑयल जो है वो 90 से नीचे आ गया है, पिछले 2 हफ्ते से 90 से नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक स्पेस तो क्रिएट हुई है, तो अनचेंज मेरा अपना ख्याल है, अनचेंज। और ज्यादातर एक जो फीडबैक है ओवरऑल वो यही है मार्केट के अंदर कि 50 बेसिस पॉइंट है, तकरीबन 40 से 50% लोग ये कह रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट, और 50 से 60% लोग ये कह रहे हैं कि अनचेंज है। और मैं भी ये समझ रहा हूँ कि अनचेंज रहेगा, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा बढ़ा दिया गया था, एक सिग्नल दे दिया गया था, और उसके बाद जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, अनचेंज रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, साथ साथ आपकी वॉर सिचुएशन जो चल रही है पीस डील की, वो भी एक कंटिन्यूस हर हफ्ते बयानबाजी है, लेकिन उसको एक फेड होती हुई नजर आ रही है। वॉर नजर आ रहा है कि आपको उसके अंदर अब कुछ, इवन दो कि वो हमले भी हुए, लेकिन ऑयल ने उसका
ऊपर की तरफ इम्पैक्ट लिया नहीं खास तौर पे। इसका मतलब है अब उसकी तरफ भी जान खत्म होती जा रही है, और एक एक नॉर्म हो गया है, जैसे ना कोई मसला नहीं है कि बयानबाजी ये उतना पैनिक क्रिएट नहीं होता आप किसी हमले से या फिर किसी ट्वीट से। अब वो जो शुरू में हो रहा था तो वो दम तोड़ गई है, तो उधर भी मामला मुझे लगता है कि अनकरीब है, क्योंकि जब वो कोई चीज़ फेड होना शुरू हो जाए ना, जिसकी एक वैल्यू ही खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है वो खत्म होने वाली है बस। मेरा अपना एक ख्याल है, वी नेवर नो कि कल क्या होता है। तीसरा बजट, इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही है मार्केट। आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी को अभी तक हुई नहीं है, वो एक सर पे तलवार है, तो मंडे का दिन भी आपको एक वॉलेटिलिटी मिल सकती है। स्टेडी ग्रोथ इंशाल्लाह उसके बाद से मिलना शुरू हो जाएगी। बजट आज हो गया तो बाय ऑन सेल ऑन रूमर, बाय ऑन न्यूज़, इस तरह के इवेंट में होता है। तो आज बाइंग आई भी सेकंड सेशन में, हमने देखा पहले सेकंड सेशन में। उसकी वजह कुछ ये भी थी, ऑयल रिलेटेड 83 का लो मारा था। तो ऑल ओवर तमाम चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, मार्केट के पास खुली डायरेक्शन है उड़ने के लिए। जो बजट है उसके अंदर अभी अगर हम एक सिंपल बात करेंगे तो ओवरऑल एक बैलेंस बजट है, बहुत अच्छा बजट है। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा गया है। पहले सबसे पहले वो 28वीं तरमीम का तलवार लटक रही थी, जिसकी वजह से वो डिले होता रहा, फिर वो भी नहीं आया सामने। कुछ आईएमएफ की बातें मानी गई हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। अब उसकी डिटेलिंग बारीक 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 आएगी। और सब सही कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड था वही बजट है कमोबेश। जो छोटी मोटी 19-20 जो होती हैं फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स में चेंजिंग, वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन ओवरऑल जो बड़ा पर्सपेक्टिव है उसके अंदर बजट उसी तरह आया है। जो इसके बेनिफिशियरी हैं आईटी, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये ज्यादा बेनिफिशियरीज है बड़े। और जो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, फार्मा भी 100 रिमूव की गई है, 100+। जो उस पे बिल्कुल जी, तो ड्यूटी है। जो तो जितना भी एक्सपोर्टर है ना, आईटी, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, फार्मा और दीगर भी मैन्युफैक्चरिंग, तो थोड़ा बहुत हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। वो ईएनपी, बैंक्स, फर्टिलाइजर, क्योंकि सुपर टैक्स वगैरह खत्म नहीं हुआ इन पे। तो ओवरऑल आप प्रो ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट विद एक्सपोर्टर्स, आईटी, कंस्ट्रक्शन। तो अभी अगर और मजीद डिटेल चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे ट्विटर पे सब एक्टिव माशाल्लाह सुफियान साहब पोस्टिंग कर रहे हैं धनाधन, एक तरह से लाइव चल रहा है। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि मार्केटें गिर इसीलिए नहीं रही थी कि वो देख ही रही थी मार्केट कंटिन्यूसली 170 के बाद बहुत मजबूती दिखा रही थी। लो 162 का मारा, तो मार्केट पहले से ही जंग को ख़त्म होता हुआ देख रही थी। और जब हुई थी मार्केट गिरी थी, तो मार्केट जंग को होता हुआ देख रही थी। आज और पिछले हफ्ते की मोमेंटम बता रहा है कि मार्केट ने इस बजट को वेलकम ही किया है, और मॉनेटरी पॉलिसी भी मार्केट अनचेंज ही दिख रही है। अगला हफ्ता बुलिश हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है। आपने आईटी का जिक्र किया, आपने कहा आईटी के लिए पॉजिटिव है। जो अभी तक खबरें आ रही हैं, जो अगेन पॉइंटर्स, अभी तो बहुत सारी चीजें हमें भी पढ़नी पड़ेंगी। जी जी। $4.5 बिलियन की एक्सपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक $2 बिलियन के करीब अगर एक्सपोर्ट भी और यहाँ से बढ़ती भी है, तो ऐसा क्या इनिशिएटिव आईटी सेक्टर में हो जाएगा? क्योंकि हमेशा हमने बजट में देखा है कि जो पैसे होते हैं वो तो मुख्तस कर दिए जाते हैं कि आईटी पार्क्स बनेंगे, लेकिन कभी भी कोई चीज मटेरियलाइज होते हुए देखी नहीं है। जस्ट नंबर्स। तो किस तरह का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट है कि सिर्फ नंबर्स को सेलिब्रेट कर रही है मार्केट? नहीं, हमारे जैसी इकोनॉमिक्स होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पर रिलाय करती है। डॉक्टर साहब मैं एग्री करता हूँ, ग्रे इकोनॉमी है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे बैंकों की बात जो कर रहे थे कि यार चलो मैं भी मानता हूँ बैंकों, तो बाद में आपको पता है कि यार वो राइट ऑफ करना छोटा छोटा करके, फिर इस मुल्क की मैशत में बैंकों का बड़ा हाथ हाथ चलाना, ग्रे इकोनॉमी है। हमारा भी जो आईटी की बात आप कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, उनकी एक्सपोर्ट को भी काउंट किया जाता है। छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, बड़ी कंपनियां जो है सिस्टम जैसी कंसिस्टेंस एक्सपोर्टर्स वो होती हैं। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि स्टडी एक एक जो ट्रेजेक्ट्री है, वो जिस तरह की ग्रोथ बताई जा रही है कि 3.5 to 4% ग्रोथ की बात हो रही है, तो आई थिंक हो सकता है, अचीवेबल है। बड़ी आबादी है, 25-30 करोड़ लोग हैं। फिर इसके बाद ऑलरेडी बहुत सारा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो काम कर रहा है, नई लिस्टेड कंपनीज हैं, एक एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लोग आ रहे हैं, आईपीओ बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज वी आर इन द आईएमएफ, अंडर द आईएमएफ, तो चीजें बेहतर चल रही हैं। हाँ, एकदम हम बाहर निकलेंगे तो फिर मसले खड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तो 2027 तक तो हम सेफ है ना। तो ठीक है, छोटी छोटी मेरा चीजें, डॉक्टर मैं छोटी इसमें छोटी चीजें जो इसमें है मैं वो एक चीज ऐड कर दूं कि आईटी के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि आईटी रॉकेट हो जाएगी, मतलब है कि वो शेयर हाथ में नहीं आएगा। ये उसकी एक ही इंडिकेटर है, मैं आपको आज बता देता हूं। जिस दिन पाकिस्तान में पेपॉल खुल गया, उस दिन आईटी रॉकेट। अभी तो प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि हम बाहर जितने भी डॉलर डॉक्टर कमाते हैं पेपल इज वो ओल्ड न्यूज। पेपल इज ओल्ड न्यूज फॉर आईटी। ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई है। पेपल अब तो आईटी में तो नहीं नहीं, सेलिब्रेट वैसे भी नहीं पाकिस्तान किया के अंदर जाता। पाकिस्तान में पैसा लाना इशू है ना फ्रीलांसर्स के लिए, बात समझा करें। पाकिस्तान में पैसा आता नहीं है, ये वाइस चाइस के थ्रू नहीं आ सकता। आ रहा ये है, जो आ रहा है, आ थर्ड रहा है। थर्ड ठीक है, पार्टीज हैं, इतना आ नहीं जाता है, आता आ ना, जाता लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं। है। नहीं ठीक है, लेकिन वो ठीक है। जाहिर बात है मैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। अगर आप डिक्लेयर सही करते हो अपने आप को, अगर आपका बिजनेस कहने सही है। का मकसद ये है
कहने का मकसद ये है कि एक इंडिकेटर है पे पॉज, अगर वो खुल गया तो बड़ी मौज है। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। सोहेल भाई, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल और है। आपने कहा बैंकिंग के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। जब हम ये बात कर रहे हैं, आपने कहा कि एक्सपेक्टेड बजट था, मोर और लेस नंबर उसी तरह चेंज किए, तो मुझे याद है जब हमने दंगल किया था तो मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग सेक्टर पे वैसे भी टैक्स कोई कम होने वाला नहीं है, शायद कोई मजीद टैक्स ना लगे। अगर हम सब यही चीजें रीड कर रहे थे तो उस पर तो टैक्स मजीद कम हुआ है, सुपर टैक्स तो कम हुआ है, तो ये तो फिर पॉजिटिव हो गया ना बैंकिंग नहीं सेक्टर हुआ के लिए। ना, दो सुपर परसेंट तो टैक्स कम कम हुआ है, नहीं हुआ ना। 10% से 8% पर आ गया। नहीं नहीं नहीं, सबके लिए नहीं हुआ ना। लेकिन तो बैंकिंग मैं की प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखें स्लैब वाइज। ना बैंक्स पे नहीं हुआ, नो सुपर टैक्स ठीक रिलीफ है, बैंक्स, ये तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि दूसरी जगहों पे सही है, हुआ है। सुपर टैक्स की बात आप सही कह रहे हैं, 10 से 8 हुआ है, पर इन सेक्टर्स के लिए नहीं हुआ। ठीक है। ये अगर आप जाएंगे ना, अभी भी आपके सामने व्हाट्सएप चैनल होगा कि सुपर टैक्स से रिलेटेड जो बातचीत है उसके अंदर यही है कि सुपर टैक्स बैंक अब 10 से जो 8% किया गया है वो तमाम चीजों पे कर दिया गया है, इनकम स्लिप्स वगैरह बना दी गए हैं, लेकिन बैंक्स, ऑयल एंड यानी एएनपीस और फर्टिलाइजर कंपनी पर लगने वाला मौजूदा सरचार्ज बरकरार रहेगा। थिंक वो शायद 15 से 30 करोड़ के ब्रैकेट के अंदर आई थिंक फॉल करती 50 होगी मेरे करोड़ से ख्याल से ऊपर शायद। वाला जो चक्कर है ना, 50 हम्म। करोड़, 50 करोड़ तो यार हम्म। लोग कमाए। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी हम्म। 50 करोड़ से ऊपर ही कमाती हैं और अरबों में कमाती ऊपर हैं। यहाँ पे आई थिंक वो पंद्रह इस पे हाँ से नया यार टैक्स नहीं इस लगा। बजट को हाँ। अगर इस बजट को मैं समराइज करूँ ना, तो मैं कहूँ कि यार मैं 10 रोटियां रोज खाता हूँ, ठीक है ना। समझे, हुकूमत भी 10 रोटियां रोज खाती है। अब ये जो मैंने बचत की है ना, आज मैंने टिंडे नहीं खाने हैं, कल मैंने प्याज नहीं डालना, परसों मैंने टमाटर नहीं डालने, ठीक है ना। ये उस टाइप के मैयज होते हैं जो कि 10 रोटियां जो है ना वो बैंकों से खानी गाली है। गाली। उससे वो एक एक पूरा बार जो लुकमा होता है ना वो भी नहीं कम कर सकते, तो बैंक में तो वो क्यों कम करेंगे कुछ किस्म का टैक्स। हाँ मैं मतलब प्याज से खा लूंगा, अचार से रोटी खा लूंगा, लेकिन रोटी मैंने 10 खानी हाँ है। हाँ, रोटी की देखो 10 ही देखो खानी है। देखो यार, एक बात है, मैं आज मार्केट में किसी अपना डारसन वाला लगा है ना शेर, यार बहुत इज गुड बॉय, मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे वही यही फीलिंग आई कि देखो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। मार्केट्स बाहर जो है ना, भले मतलब कि हाहाकार मचा हुआ हो, मार्केट्स जो चलती है ना वो लिक्विडिटी पे चलती हैं। जब तक आपके पास वेन्यू नहीं है ना इन्वेस्टिंग का, मार्केट चलती रहेंगी। मार्केट का कनेक्शन होता है, देखो ना पीछे जंग चल रही है, इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा रिसेशन भी दुनिया में, मतलब दुनिया की भर की फाइनेंशियल मार्केट थोड़ी सी डिग्जैक्ट कर रही है। गोल्ड, वो तो सोना चांदी तो आधा हो गया, 120 से 60 हो गया है, उसकी पिटाई ठीक ठाक हो गई है गोल्ड की, तो लोगों का पैसा फंसा भी है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है, या आप कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की कोई और जगह ही नहीं है पैसा काम कारोबार करने के लिए। एक एक नहीं नहीं, ऐसी जगह वाकई। है सोहेल भाई, जगह है। अभी इस वक्त जो है इमीडिएटली जो मैंने जो नोटिस किया ना, जिसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है, वो प्रॉपर्टी बाइंग है। वो जितना पैसा गल्फ से लोगों ने बेचा है और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी कीमत पे बिक रहा है वहां पे वो पैसा लेके आ रहे हैं। और ये जो हमारे जो डिफेंस के फेजेस हैं, कराची में भी जो आपके जो अच्छे फेजेस हैं, और ये लाहौर में भी, इधर तो प्लॉट आज आप कुछ लेते हैं, लोग 92 के ऊपर ही लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना प्रॉपर्टी तेज हो गई है एकदम। देखिए मैं और वो यानी कि अब जो ग्रे मनी है ना, वो फिर प्रॉपर्टी में ही खपेगा ज्यादा। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। हम जब चाहते हैं, हम देख रहे हैं कराची के अंदर भी बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं जो 4 4 साल में, 3 3 साल में पैसे डबल हो गए लोगों के। लेकिन प्रॉपर्टी में काम करने का मतलब यह है कि आपने बड़ा पैसा लगा के ब्लॉक करना, ठीक है। दूसरा ये है कि जब आप कैश कराने जाओगे तो वो पूरी प्रॉपर्टी आप बेचनी पड़ेगी आपको। और दूसरा ये है कि आप बहुत मरूने मिन्नत होते हो कागजात के, रजिस्ट्रार के, मतलब एक पूरा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज और सोर्सेस मिले हुए हैं। प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है और साल साल से अच्छा है। दादा बाप, अभी भी हम रास्ते में किसी से पूछेंगे ना मेरा पैसा आ गया है, तो 50 लोगों में से 49 लोगों ने कहना कि जा बेटा वो घर ले ले, तो वो दुकान ले ले। अभी भी हमारा कल्चर वही है प्रॉपर्टी का। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर अभी जिस तरह लोग आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे हैं ना यार, कि आज बेचा कल पैसे निकाला, इतनी लिक्विड मार्केट जहाँ होती है ना, तो वो आहिस्ता लिक्विडिटी। आहिस्ता जब लोग एजुकेट होते हैं, अवेयरनेस फैल रही होती है, तो लिक्विडिटी मार्केट में होती है, जहाँ पर अगर आपके पास 1 करोड़ का शेयर पड़े हुए हैं, आज मुझे 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख की, तो मैं 5 लाख के ही शेयर बेचूंगा ना, मैं पूरे 1 करोड़ यस। को तो बेचूंगा नहीं। तो और तीसरी और सबसे बड़ी बात, वन विंडो ऑपरेशन है। आपने अपना लैपटॉप लिया, अच्छा इंटरनेट लिया, फोन लिया, आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो किसी के मरूने मिन्नत भी नहीं है, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, मरूने मिन्नत भी नहीं है, और छोटे पैसों में भी काम हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट की। जाहिर बात है हर बिजनेस का अपना मजा होता है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो एक उनकी अलग मेंटेलिटी है, क्रिप्टो करेंसी की अलग मेंटेलिटी है, फिक्स मनी की अलग है, बिजनेस की जो लोग कारोबार करते हैं, कंपनियां चलाते हैं, उनकी अलग नशा है, कंपनियों का अलग मजा है। और स्टॉक मार्केट तो अलग अलग बिजनेस है। जो हम पॉजिटिव बात कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की, वो यही है कि उसके अंदर लिक्विडिटी होती है और ऑप्शंस बहुत होते हैं। मतलब कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग है, आईपीओ इन्वेस्टिंग है, बहुत सारे लोग लिवरेज और फ्यूचर सब कर रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट भी हैं।
और मजीद भी आएंगे, कंपनी बड़ी स्पीड से आ रही है, सबसे अच्छी बात है। इसके अंदर मैं अब एक बात ऐड कर दूं कि जिस तरह ये जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है ना, ये एग्जैक्टली इसका ग्राफ उसी तरह ही चलता है कैंडल स्टिक्स का, जिस तरह के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का चलता जी है। जी, सबका अगर सबका हम हर बनाए बिजनेस ना, का। हाँ, अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसमें भी वही साइकिल आते हैं कि एकदम साइडवेज चली गई है मार्केट। ये तो मतलब है कि क्रैश भी होते हैं बीच में, जिस तरह मार्केट के क्रैश होते हैं इसी तरह इसमें भी होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जिस दिन हुकूमत इसके अंदर सीरियस होगी ना कि आज मैंने इसमें चोर बाजारी खत्म करनी है और ये जो ग्रे मार्केट का जो पैसा इसमें खपाना बंद करना है, तो उसमें फिर एक ही रेट होगा, उसमें डीसी रेट, एफबीआर रेट, मार्केट रेट और फलां रेट, एक कोई 18 रेट नहीं होंगे जो कि तरीका बना हुआ है। ये अपने खाने पीने के रेट है ना, मतलब ताकि जो हाँ बड़े हाँ बड़े बिल्कुल। लोग हैं अपना खा पी सकें इसमें, ठीक है ना। तो जिस दिन हुकूमत सीरियस होगी कि आज से इसमें पाबंदी लगा देनी है और इसमें फ्रॉड नहीं करने देना, उस दिन से एक रेट होगा, एक शनाख्ती कार्ड होगा जो कि एनटीएन नंबर होगा, और एक होगा रेट, दैट्स ऑल। वो उस दिन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर चोर बाजारी और टैक्स चोरी खत्म हो जाएगी जिस दिन ये काम होगा। तो लिहाजा अभी तो हुकूमत खुद ही नहीं खत्म करना चाहती, सीधी हाँ, बात है, साफ बात करनी चाहिए। अच्छा, और साफ बात नहीं कर जो रहे आप, साफ बात नहीं कर रहे आप हुकूमत कह रहे हैं, हुकूमत नहीं खत्म करना चाहते, आप ये कह रहे हैं, आप साफ बात मैं कर। अंदर थोड़ी होना है। अच्छा, दूसरी बात के है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सारी चीज को देखते हुए कि ठीक है ये प्रॉपर्टी के अंदर मैं मानता हूं कि उसमें जा रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ओपन बात करने लगा हूं कि इसके फौरन बाद मार्केट अपनी रैली पकड़ेगी, जी ये जी सारा कुछ इंशाल्लाह। हो जाएगा और मार्केट इंशाल्लाह 191 वापस जाके और इसको तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर उस वक्त कोई डाइवर्जेंस ना बनी मंथली के ऊपर या वीकली के ऊपर, तो मार्केट उसको तोड़ती चीरती ऊपर को निकल जाएगी। और इसके मार्केट को बढ़ने का एक और सबूत अभी आया हुआ है, मैं भी ग्राफ देख रहा था, तो उसमें ना हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। और जी जो जी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होती है ना, उसका मकसद मतलब ये है कि मार्केट अब रॉकेट होने लगी है, यहाँ से ऊपर को जाने लगी। तो वो ये सारी चीजें तो अब मुझे तो मार्केट बड़ी उम्मीद अफजा, खासतौर पे जो सेक्टर चलेंगे जो पहले भी चलते रहे हैं वही अब चलेंगे और मार्केट में फिर पैसा बनेगा। और इसी वजह से देखिए, मार्केट को कहते हैं कि वो मगरमच्छ की तरह 6-8 महीने 6 महीने सोई रहती है, लोग तंग आ जाते हैं मार्केट की सोई हुई देख के। मगरमच्छ उठेगा, मगरमच्छ को भूख लगेगी, मगरमच्छ छोटे छोटे मछलियां, छोटे छोटे जो मगरमच्छ साइडों पे हैं उनको खा जाएगा और ऊपर को निकल जाएगा। यही डॉक्टर तरीका है मार्केट में पैसे साहब, कमाने का। और इसी तरह ही मार्केट, अभी मैं साफ बता रहा हूँ कि मार्केट इंशाल्लाह ताला आपको रॉकेट होती हुई नजर आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते पहले जब हमने शो किया था ना, तो उस पर आपने कहा था कि 191 पे मार्केट डबल टॉप लगाएगी और मार्केट में कुछ ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा जैसे मार्केट बुल रन इतना बड़ा पकड़े वहां से डबल टॉप पे नीचे आएगी। तो ऐसे 2 हफ्ते में क्या हो गया जिसमें मार्केट अब बजट का रैली कर जाएगी? मैंने पहले बात की है कि अगर कोई उस वक्त बुलिश डाइवर्जेंस जो बेरिश डाइवर्जेंस न बनी वीकली और मंथली के ऊपर उस वक्त, अभी बड़ा फर्क है उसमें यार, 20,000 पॉइंट है। आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, 20,000 पॉइंट थोड़े होते हैं। नहीं नहीं, इंडेक्स के हिसाब से तो पहले टॉप लगेगा, ठीक है। टॉप लगेगा उस वक्त हम देखेंगे कि इसमें, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक चीज जो मैं हमेशा क्या करता हूं कि कोई खुदा का वास्ता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि नस्लदार नस्ल आपने पैसा क्या दे के ही जाना है, मतलब जो कमाया हुआ वो भी दे जाना है। आप एक दफा अपना मुनाफा जेब में डाल लें, 2 रुपए महंगा ले लें बाद में, एक दफा 191 के ऊपर आके कैश पे चले जाएं और अपना मुनाफा तो पक्का करें जो आपने पीछे से कमा के रखा हुआ सही है। है वो। जो अभी पीछे से मुनाफा कमाया हुआ है उसमें 2-2 करोड़ रुपया लॉस खड़ा हुआ है। बात सही है ना कि वो एक तो सही, हाँ, ऑल बिल्कुल। टाइम हाई होगा ना यार, वहाँ तो वहाँ थोड़ा सा वहां बेचने पे हो सकता है, ये तो मार्केट बिल्कुल एक जिग मारे तो फिर वापस ऊपर जाए, सही है, वहां पर 191 पर बिल्कुल ठीक है। बेचना एक चाहिए। एक एक वहां से एनालिस्ट, आपको नीचे आएगी, वहां से मार्केट नीचे आएगी और आपको यानी कि अपने ही मुनाफे में से नीचे आके तो बचा हुआ पैसा होगा उसको आपको दोबारा लेने का मौका मिलेगा सही बात। वहीं से, क्योंकि उसने ठीक है सीधा ऊपर तो नहीं जाना ना, क्या हो गया। ठीक है। नहीं नहीं, मैं रिटेस्ट वही करे। पूछा था कि जो डबल टॉप, जी जी, मैं वही पूछा था कि डबल टॉप लग के फिर जो आपने बात की थी। डॉक्टर साहब, जब हमने जितनी बार भी दंगल रिकॉर्ड किया उसमें हमने ग्लोबल मार्केट्स की भी बड़ी बात की है, हमने यूएस की बड़ी बात की है। जब ये रिसेंट वॉर हो रही थी बिटवीन ईरान यूएस, तो बड़ी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। अगर हम यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर देखते हैं तो वो भी 4.2% के करीब उनकी भी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। हम ग्लोबल इक्विटीज को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी करेक्ट हो रही होती हैं। आपको लगता है वहां के जो नंबर्स हैं, एक्सपेक्टेड ये भी कि वहां की जो सेंट्रल बैंक है शायद इंटरेस्ट रेट रिवाइज कर दे, को लगता है वो वाला इम्पैक्ट पाकिस्तान में कहीं ना कहीं फॉल करेगा बिकॉज दे आर द बिगर मार्केट? क्योंकि आप ये अक्सर बात करते हैं कि वहां से इम्पैक्ट हमारे मुल्क पर आता है। तो सारी इंटरनेशनल मार्केट्स आप देखें, जिस दिन रेड होती है उस दिन हम भी रेड होते हैं नहीं, पाक और पीएसएक्स अभी वो रिसेंटली तो हरी बचा होती हुआ है, था। है? नहीं नहीं, वो हमेशा से पीएसएक्स ऐसे ही होता आ रहा है जिस दिन। तो साइडवेज था ना, और जब इसलिए भी आपको हम लगा नहीं देखते ना, हैं, किसी हाँ, ट्रेंड में नहीं था ना हमारी मार्केट, इसलिए। ये पूरी मार्केट से इकट्ठी ही चल रही होती है दुनिया में यार। ये कैपिटल मार्केट है, हम सब कैपिटल मार्केट्स के साथ जुड़े हुए हैं ना। मैं
सवाल मेरा पूछने का मकसद ये कि असेट क्लास होती है, असेट क्लास ना, एक असेट क्लास चलती है तो डायरेक्शन उस असेट क्लास की तकरीबन कमोबेश सेम ही होती है। अगर आप देखो ना, अगर आप ओवरऑल आप ये बोलोगे नहीं यार जो सेंसेक्स है वो गिरा हुआ नहीं है आज, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज आप देखोगे ना तो कैपिटल मार्केट्स एक ही तरह ज्यादा, अगर आप कम्युलेटिव लोगे तो उसकी डायरेक्शन एक सिमिलर वे में ही होती है। ये तो ऊपर होती है सारी, ये तो सारी नीचे होती है। अब एक की नहीं ले सकते आप, जब सबकी एवरेज करोगे ना तो डायरेक्शन एक ही होती है। इसी तरह बिल्कुल ठीक है। आप कमोडिटीज, इसी 18 तरह मार्केट्स के ग्राफ निकाल लें तो वो फोटो कॉपी नहीं होते हैं एक दूसरे के। मनी मार्केट कमोडिटीज जितनी एसेट क्लास एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है। बिल्कुल ठीक है। सुरभि, मैं आपसे जरा एक चीज पूछना चाहता हूँ। पीएसडीपी फंड को लेके ना सीमेंट सेक्टर की बड़ी बात होती है कि अगर पीएसडीपी फंड की एलोकेशन अच्छी हुई तो सीमेंट सेक्टर चलेगा, सीमेंट चलेगा तो उसके पीछे स्टील चलेगा। तो सीमेंट सेक्टर पीएसडीपी में कुछ ज्यादा चेंज तो आया नहीं। जो पिछले साल एलोकेशन थी, आई थिंक वही साल एलोकेशन है। हाउ डू यू सी इट? एंड आपको लगता है सीमेंट रैली करेगा, बीइंग सिक्लिकल इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होंगे, और उसके अंदर एक अच्छी सीमेंट कंपनी कौन सी होगी जो इस वक्त अंडरडॉग है और एक अच्छा रिटर्न दे सकती यार ये जो पीएसडीपी है ना मेरे भाई, पीएसडीपी आपको याद रखना है, पीएसडीपी क्यों रखा जाता है? पीएसडीपी रखा जाता है बलि का बकरा बनाने के लिए। पीएसडीपी बजट में एलोकेट कर दिया जाता है है? ताकि आपके बजट का जो खर्चा है उसको पीएसडीपी मिला के बताया जाए कि भाई इस साल हम 10,000 करोड़ खर्चा करने जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और जिसमें 3,000 करोड़ हमारा जो है फला फला समथिंग है, कि अब वो जहां बजट की डेफिसिट शुरू हुआ तो आपने पीएसडीपी पे से कम कर दिया। आप ठीक समझे, है। पीएसडीपी जो है सीधा सीधा बजट का बैलेंसिंग एक्ट होता है। और जितना आखिर में और थोड़ा एलोकेट हो भी रहा होता है, मतलब कि आपने 3,000 रुपये रखे हैं मुख्तस किए हुए हैं, आपने 500 रिलीज कर दिए, पीछे 2,500 रह गया, फिर 500 और बारी आई तो 500 कम कर दिया बजट को उसको देखते हुए। तो ये इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जो जो इंटरनेशनल नेशनल डिमांड है उस पर ज़रा ज़्यादा डिपेंड करता है सारा। पीएचडीपी हमेशा इसी तरह चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी भी आज तक पीएचडीपी जब बजट के दिन जो अनाउंस किया जाता है ना, वो पूरा पूरा एलोकेट होता ही नहीं है साल के आखिर तक। तो वो बजट के डेफिसिट को बैलेंसिंग एक्ट होता है। दूसरा आपने क्या पूछा, सीमेंट रैली करेगी? देखिए रैली तो मेरे पास सीधा सीधा इंडेक्स मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा, दिखा देता हूँ हाथ के हाथ के इंडेक्स क्या कह रहा है, ताकि आपको एक स्क्रीन आ जाए। ये वही चार्ट है ना, कुछ मैंने आपसे पर्सनल पर्सनल में 3-4 हफ्ते शेयर किया था पहले, जी। याद है? ये वही चार्ट है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखें तो बिल्कुल ये जो पहले ये तोरा बोरा बढ़ा हुआ था पहाड़ी, ये तोरा बोरा पहाड़ी देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस साइडवेज, और इसका टॉप है 1,74,000। मार्केट ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है, काफी दिन हो गए रीटेस्ट किया है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 दिन से इस होप में कि जंग का कुछ होगा, बजट आ जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद साइडवेज में ट्रेड कर रही है, जिसका टॉप है 1,74, 1,75, इसको क्रॉस करती है। मार्केट के पास अगले टॉप है 1,81, 191, और इसी चैनल का टॉप है 2,08,000, 2,10,000। टाइम की बात है, जल्दी चली गई तो 2,06,000, देर से गई तो 2,15,000। अगस्त के एंड में, जुलाई के एंड में, अगस्त के स्टार्ट में, अगस्त के एंड में, इस टाइम तक 2,10,000 से 2,15,000 हम देख सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट सिस्टम है, बेस बहुत स्ट्रांग है, वो आपका 1,61 बना हुआ है, 1,64 बना हुआ है, और जिसको मार्केट ने पूरा ऑनर किया है इतने प्रेशर वाली सिचुएशन के अंदर भी, जिसके अंदर खराब खराब बातें, नेगेटिव बातें थी, वो सब खत्म हो गया। मार्केट रैली करेगी, मार्केट रैली करेगी। पहले 2 दिन, पहले हफ्ता हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस तरह की बातें आए मार्केट में, फला आइटम पे नेगेटिव इंपैक्ट है, फला पे पॉजिटिव, अपने आप को एडजस्ट करे। लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम के साथ काफी स्टॉक्स जिनको जो पॉजिटिव हैं उनके पॉइंट्स बढ़ेंगे, कुछ चीजें रुक जाएंगी, कुछ करेक्ट कर जाएंगी जिनके अंदर होप्स थी, क्योंकि बजट की काफी खदोखाल अभी आने बाकी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रैली पूरी मार्केट करेगी, कुछ एक दिन बाद, कुछ 2 दिन बाद, कुछ एक हफ्ते बाद। मार्केट का टॉप फिलहाल 2,04,000 नजर 2,10,000 नजर आ रहा है, अगर 191 जो ही क्रॉस करता है। तो ठीक है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। 3.7 ट्रिलियन जो है वो सेव किए जाएंगे पावर डिवीजन में। आईपीपी से कुछ डिस्कशंस हुई हैं बजट में, तो अभी तक यही पॉइंटर्स आए हैं। और 1.2 बिलियन हमारे ये भी सेव होंगे जो एलएनजी, जो कतर से एंड इटली से जो रीनिगोशिएट किए हैं एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पावर डिवीजन में, इस सेक्टर में आप। और उसके बाद हपको की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ, तो हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी बात की थी इस एपिसोड में, और हमने कहा था कि आपको बड़ा एडिशन करता है। फिर आईपीपी की जो पेमेंट्स आती हैं उसकी सब्सिडी से, वो भी एक एडिशन है। और अब टैक्सेस की भी बात है। हम ये भी देखते हैं कि आपको बीवाईडी का जो प्लांट है, लोकल असेंबली लग जाएगी। आपको किस तरह देखते हैं, और पावर डिवीजन को ओवरऑल बजट के हिसाब से किस तरह देखते हैं? पावर डिवीजन को तो छोड़े, बाकी मतलब है कि पावर डिवीजन को आईपीपी से हमने दोबारा क्या अब लेना देना है, उसको तो आप समझे दफन हो चुके। उसमें से अब वो छक्के नहीं लग सकते जो पहले लग गए हैं, जो ठीक है लग ना? चुके हैं, बिल्कुल। उसको तो फातेहा पड़े हैं उस पर। तो बीवाईडी का यह है कि उसके जो हपको है उसका एक सिस्टम अलग है, वो हमेशा से एक अच्छी पॉजिटिव कंपनी है, वाइदा भी इंशाल्लाह ताला रहेगी। और वो अच्छे डिसीजन लेते हैं, टाइमली डिसीजन लेते हैं, और वो
उन्होंने अच्छी कंपनी पकड़ी है, लकी ने अच्छी कंपनी पकड़ी है, जीएसी बहुत अच्छी कंपनी है, वो चाइना में टोयोटा और होंडा बनाती हैं आज भी, और आज भी टोयोटा और होंडा की सेल चाइना में ज्यादा है बनस्पत चाइनीज गाड़ियों के। तो सर उधर प्रोडक्ट तो बहुत डिफरेंट है, यहाँ पर तो 3-4 प्रोडक्ट ही हैं, इकट्ठे हैं उनके। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि जीएसी बहुत अच्छी कंपनी है जो कि लकी लेके आ रहा है, बहुत आला कंपनी है। जी और जी, ये एक ये बात सही। एक जीएसी चलेगी आइंदा, और एक चलेगी बीवाईडी चलेगी, और तीसरी चलेगी, ये बहुत अग्रेसिव है क्योंकि उसके पीछे वो बहुत अग्रेसिव है, ये हैवल वाले, GWC। ये हाँ, ये जी तीन डब्ल्यू एम। कंपनियां, GWM। हाँ ये GWM जो है, तो ये तीन कंपनियां तो पाकिस्तान में राज करेंगी ऑटो के अंदर। और ठीक है। बस ये है सारा सीन ऑटो का। और पावर का तो मैंने आपको बता दिया कि उसको तो आप फातिहा शातिहा पढ़े, उसमें आपको क्या मिलना है। पावर में तो ठीक नए है। आईपीपी लाएगी हम्म। ना। अगर नए गवर्नमेंट नए आईपीपी नए तरीके से जो 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 स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट्स खाली वगैरह या जी। जो कर लिया गया था वो तो नहीं होता, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से नए आईपीपी तो लाने पड़ेंगे ना। कि कब तक आप जो है वो सिस्टम को पुराने ऑब्सोल्यूट सिस्टम पे चलाते रहोगे, किसी का मुआहदा खत्म हो रहा है, किसी के प्लांट पुराने हो रहे हैं। तो चीज़ें तो आगे बेहतर होंगी इंशाल्लाह, पाकिस्तान करेगा। जो जहाँ तक रही बात हब पावर की, तो हब पावर तो डिपेंड करता है, अब बिल्कुल जो है वो कॉन्ग्लोमेरेट हो गया है, वो उसका कोई सादा पावर से। डाइवर्सिफाइड है इस हाँ, और वो ईवी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद डॉक्टर साहब के, वो जो BYD है वो उसी पे डिपेंड करेगी। और ये जो, क्योंकि इंपोर्ट पे इंपोर्टेड व्हीकल्स जो हैं उस पर भी कुछ ड्यूटीज़ वगैरह की बात चल रही है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हमने जो सोच रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से BYD इंपोर्ट करता है इसलिए फर्क पड़ेगा, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, अभी इंशाल्लाह इसके अगस्त सितंबर में प्लांट आ जाएगा CKD का। हाँ, लाइव हो जाएगा यस। तो मुझे बहुत पूरी उम्मीद हूँ उनसे। और डॉक्टर साहब की मैंने कहा, जिस तरह GWM जो ऑलरेडी मना लिया है लोहा, जिस तरह से कस्टमर बेस बन गया है। नो डाउट, नो डाउट, दैट्स ट्रू। और BYD अच्छा, और वो तीसरी। यूज्ड गाड़ियां जो है, जी जी। जो यूज्ड गाड़ियां उनका तो गवर्नमेंट ने पहले ही मक्कू ठाप दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ तो अब आपने देखा ना, वो बंदा जो अगर दुबई में है तो जापान से तो गाड़ी भेज नहीं सकता पाकिस्तान गिफ्ट। तो वो पहले दुबई मंगाएगा, फिर वो यहाँ भेजेगा, फिर यहाँ से वो ट्रांसफर ही नहीं होती, अगर भेजेगा ना, जिसको भेजेगा उसी के नाम पे रहेगी साल। तो वो तो समझे कि काम खत्म है यूज्ड सही है गाड़ियों ना का। डॉक्टर साहब, सही है ना, प्रोटेक्ट तो करना जरूरी है ना पाकिस्तानी की हाँ इंडस्ट्री हाँ को, और हाँ। बनाना नहीं, आहिस्ता मैं तो आहिस्ता कब बता रहा होगा। हूँ कि मार्केट में फर्क क्या आएगा ना, मार्केट में ये फर्क आएगा कि अब वो जो रिकंडीशन या यूज्ड गाड़ियों का काम था वो खराब हो रहा है, और ये वाला काम जो है रीव का और ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का, जो है ये यानी कि बेहतर हो रहा है, मेड इसमें इन ये पाकिस्तान। चलेंगी गाड़ी। हाँ जी, मेड इन पाकिस्तान ये चलेंगी। और इसमें ये मैंने आपको तीन कंपनियां बता दी हैं जो कि अच्छा तगड़ी जिनकी बेस है। अच्छा, जो आप बात करें ना सब के, जो जो शोरूम्स पे कारोबार होता है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में जो काम होता जी है ना, जी जी उसके जी। अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनके शोरूम में देखो ना, तो पुरानी टुक्सॉन खड़ी होती है, पुरानी जो है वो आहो, जी जी। तो अब 6 महीने हो गए गाड़ी कोई नहीं बिकी, वो ये अलग बार बात वाली। देखे, वो तो मार्केट का फिर अपना भी एक साइकिल है ना, कि तेजी मंदी, थोड़ा कारोबारी हालात, जंग, इन्फ्लेशन, पेट्रोल महंगा। लेकिन अगर आप देखें तो पहले, हम आज से 2 साल पहले देखते थे ना, तो बहुत जापानी गाड़ियां शोरूम में खड़ी होती थी। अब जो है वो उल्टा हो गया पूरा, कि अब सारी यूज जो है 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, ये पाकिस्तानी CKD यूनिट खड़ा होता है। लोग क्योंकि ज़ाहिर बात है शिफ्ट होना चाहते हैं, नए फीचर आ जाते हैं। अब फर्ज करें कि पुरानी किसी के पास 200 है और आज उसको लेनी है, दीपाल लेनी है या जेको लेनी है, तो वो बेचेगा वहाँ पर 60 में, 50 में, और अपने आप को नई के लिए लेकर आएगा, तो वो पुरानी क्या करेगा, तो वो मार्केट में जाएगी। फिर उसका जो सेकंड हैंड यूज़र है वो आ जाएगा। तो इकोनॉमी इसी तरह ही चलती है, ग्रो करती है। और ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इतना जो इंट्रेंड्स आ रहा है ना नया, चाहे वो GAC हो, चाहे जेको हो, चाहे दीपल हो, चाहे जो भी हो, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। मैं तो बहुत अच्छी बात समझता हूँ। सेकेंडरी मार्केट में भी वो ठीक ठाक वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये अच्छी बात है बहुत। अच्छा, बजट में आपको पब्लिक समझते हो कि बजट पता नहीं क्या तूफानी कोई चीज़ है। बजट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आम आदमी अगर नहीं समझ सकता, तो सिंपल है कि आपने अपने घर के अंदर पूरा साल खर्चा चलाना है, और आपकी आमदन कितनी है, और आपको खर्चा पूरा करने के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपका खर्चा ज़्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो उसको कहेंगे बजट डेफिसिट। और आपकी आमदन ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो कहेंगे बजट सरप्लस। तो ये जो लफ्ज़ों में आप उलझ जाते हैं, तो सिंपल सिंपल ये है, बजट एक नॉर्मल चीज़ है। बजट में ज़्यादातर लोग, इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट, ये देखते हैं कि किस तरह चीज़ें, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो बजट प्रपोजल जो आ रहे हैं बजट के, वो किस तरह इम्प्लीमेंट होते हैं, बजट स्पीच कैसी होती है, बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बजट के बाद सुबह आएगी वो कैसी होती है, फिर जो प्रपोजल्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते हुए जो फाइनल ड्राफ्ट आता है वो कैसे होते हैं। तो ये फाइनेंस बिल वगैरह बनेगा। फाइनेंस बिल, ये जो प्रोसीजर है, थोड़ा पब्लिक को लगता है कि नहीं यार कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन इसकी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये बशीर भाई मछली वाले का पूरा केस है।
कि उसने उसका पाकिस्तान में ना बशीर भाई मछली समझना पड़ेगा लोगों को। बशीर भाई मछली वाले थे ना, उनका पूरे साल की इनकम, 2 महीने की छुट्टियां, उनका खर्चा, और वो बाहर से जो लेते थे पैसा उस पर सूद देना है। 1,000 रुपये उनका महीना खर्चा है, 12 और 800 रुपये इनकम है, या ये कह लें कि 1,000 रुपये इनकम है, 1,200 रुपये खर्चा है। 200 रुपये लेने जाते हैं वो बाहर से सूद पे, फिर अगले महीने भी सेम पोजीशन है, 1,000 रुपये इनकम है, 1,200 रुपये खर्चा है। तो अब वो 200 रुपये वापस देंगे कि 200 रुपये और मजीद लाएंगे, तो वो फंस जाते हैं। तो जो पुराने 200 रुपये हैं जिस पर सूद देना है 10 रुपये, और नए उधार लेना है, तो वो 210 रुपये उनका उधार चढ़ गया, और नया सूद हो गया अगले महीने, उससे अगले महीने 35 रुपये। तो ये इस जो डेट के ट्रैप है ना, उसके अंदर पाकिस्तान फंसता रहता है। और इसीलिए दुनिया भर से रोल ओवर, अपना मतलब कि बजट, इसका जो बजट खर्चा है वो पूरा होता ही नहीं, हमेशा नुकसान में होता है, हमेशा नुकसान में होता है। या तो ट्रेड डेफिसिट में होता है, या बजट डेफिसिट में होता है। इसलिए पूरी दुनिया से या लोकल बैंकों से पाकिस्तान कर्जा लेता रहता है। इसलिए आप लोग लगता है कि नहीं यार हम क्यों मकरूज हो गए बस। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ इसके आता हूँ अंदर एक इसकी सवाल लेके। इसकी इसकी सुने सुने इसकी इस सारी चीज को मैं इस तरह समराइज कर देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि यार ये जो इतना मुश्किल फिगर्स होते हैं, इससे मेरी जान छुड़ाओ, तो मुझे पाकिस्तान का बजट समझाओ कि क्या होता है। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इनकम है ना वो 20,000 अरब है। 20,000 अरब में से 9,500 अरब जो है ना वो सूद पे जाता है, और 3,500 अरब जो है वो पेंशन पे जाता है, और 3,500 अरब जो है वो डिफेंस पे चला जाता है। और पीछे जो पैसे जो बचते हैं वो उसमें पूरी हुकूमत ने चलना होता है। तो इसको अगर आप ऐड करें, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। तो आगे उन्होंने कहा कि 7,000 अरब सूबों को चले जाते हैं, तो जो डेफिसिट है ना वो 8,000 अरब हो जाता है, और 8,000 अरब हर साल वो बैंकों से ले लेते हैं। ये पाकिस्तान का बजट है। छड्डो पर बाकी चीजें मैनू मेरे ना ए ना समझाया जी जी करो, जी। उधर टायर बदलना है, उधर हलवा हाँ पकाना सही है, बात है। और ऐसे बाकी गोश्त पाना है। ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये होता ही इसीलिए है कि आपको हाँ, गुमराह कर ये आपको सकें। कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। कुछ भी नहीं होता, सीधा। तो आप कुछ सवाल कर रहे थे मुफीस? मैं जरा आपने जब बात की तो उससे सवाल मेरे जहन में आ गया, तो पहले मैं वो डॉक्टर साहब की तरफ लेके जाता हूँ, फिर मैं जी जी आपसे जी 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 जी। सवाल करता हूँ। अच्छा, जब सोहेल भाई बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो उन्होंने ट्रेड डेफिसिट की बात की। अब जब और ये बताया कि मुल्क कमाता है, और मुल्क कमाता है एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट हमारे दो सेक्टर्स करते हैं, टेक्सटाइल आईटी करता है। अब तो खैर बाकी भी छोटा मोटा शुरू हो गए। अब हमारे पास एक डेफिसिट तो है, डेफिसिट होता है, गैप तो है। हम टारगेट कर रहे हैं $33 बिलियन की एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हम टारगेट कर रहे हैं $70 बिलियन की। $37 अरब का डेफिसिट है। ऐसा क्या एक्सपोर्ट कर दें हम, क्योंकि हमने टारगेट हमेशा देखे हैं, ये टारगेट ह्यूमन। हमेशा सेट किए जाते हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तान सबसे ज्यादा। देखो, एक किताब थी उगरी, उर्दू की आखिरी किताब, उसके अंदर साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो करते रहेंगे इंसान, हाँ, डॉक्टर ह्यूमन, साहब ने भी बल्कि शो में ये बात बिल्कुल की थी और कि अब एम्बेसडर्स। इंसान या मैन पावर और एम्बेसडर्स, दो ही चीजें हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा करते रहेंगे हम। हमारा एम्बेसडर दुनिया में हर मैंने जगह एक होता है। एक सोहेल भाई, एक मैं बड़े सीनियर आदमी से पाकिस्तान में मैंने पूछा इक़्तिदार के ऐवानों में कि यार ये जो खानदानी मनसूबाबंदी हमने बंद क्यों कर दी है। हम्म। और अब ये क्या चक्कर है, जब हम छोटे थे ना, हाँ हमारे हाँ। घर के सामने खानदानी मनसूबाबंदी का ना ऑफिस होता था। जी जी, अब तो बिल्कुल बंद कर दी गई है ना। हाँ, अब तो वो नजर ही नहीं आते हैं ऑफिस। उस वक्त मुझे याद है उस ऑफिस में भी गाड़ियां खड़ी होती थी, यानी कि हम्म। फॉक्स, उस जमाने में ना फॉक्सियां होती थी, तो जी उन्होंने जी खानदानी मनसूबाबंदी को ना फॉक्सियां लेके दी हुई थी। मैं आपको ये हम्म, बात कर रहा हूँ सरगोदा की। जी जी। तो वो मैंने से पूछा, मैं कहा यार ये तो अब तवज्जो ही कोई नहीं है। तो मैं कहा ये हम जान के तवज्जो नहीं देते, यही तो हमारी प्रोडक्शन है बेसिकली। यही तो एक्सपोर्ट है। हाँ, यही एक्सपोर्ट है। यानी कि उसने ये मैं आपको आज से 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैंने उससे बड़ा तफसील से पूछा, मैं कहा यार कमाल है, तुसी आबादी वधी जा रही है, कुछ भी नहीं करते, कम से कम मैनू तो रोक लो। नहीं नहीं, ये कैसे रोक सकते हैं सर? ये तो उनको पता है कि हमारे मैं नहीं रोका। पाकिस्तानी को शौक है बच्चा पैदा करने का, या हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए जो चीज करते हैं उसका, तो वो तो और वो रोकेंगे। पूरी दुनिया में 60-70% कंट्रीज है जिनके अंदर आबादी कम होती जा रही है, तो उनको पाकिस्तान ने ही पूरा करना है। हाँ हाँ, और कैसे और की पूरा करना है? भाई दुनिया में हाँ, जापान है, दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ आबादी हो नहीं रही। यूरोप इवन है। बीच में, हाँ, इवन बीच में स्पेन और यूरोप ने तो बहुत ऐसी लगा दी थी कि बंदा आए वहां से, मर्द शादी भी करे, पासपोर्ट भी देंगे, तो खाना भी देंगे, तो घर भी देंगे। तो ये हाल हो गया दुनिया का। और ऊपर से हमारा जो जो गल्फ कंट्रीज है, वो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के बगैर तो चल ही नहीं सकता। उनका पूरा जो नीचे सिस्टम है ना, सेकेंडरी सिस्टम जो है, वो पूरा इन पे ही चल रहा है, साउथ एशिया पे, अच्छा, साउथ ईस्ट इसमें एशिया। मैं मजीद ऐड कर दूं तो उससे मैंने कहा, उसने कहा जी अब तुसी जवाब देना ना सच सच देना। मैं कहा अच्छा करे। कहता है जी आपके जो पुराने जो थे, आपके जो अब्बा जो थे, उनके कितने भाई थे? मैं कहा 9। हाँ अच्छा, आपके अब्बा के कितने बेटे थे, बच्चे थे? मैं कहा 4। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? मैं कहा 3। तो कहता है ये क्या हो रहा है? ये ऑटोमेटिकली खानदानी मनसूबाबंदी टाइम के साथ साथ होती रहती है।
उससे बड़ा मजे का जवाब दिया। आप सोचे, कभी हमने कभी इस तरह सोचा नहीं था। तो सर पढ़े लिखों में उसने हो रहा कहा है कि ना, आप जो है नहीं, आप। अभी नहीं 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 नहीं, मैंने फिर आगे अपने ड्राइवर का हिसाब लगाया उसके हाँ फिर जो सही है। हाँ, मैंने फिर आगे मैंने उससे पूछा, वो कोहट का रहने वाला है, सबसे हाँ, ज्यादा आबादी उधर ही हो रही थी ना। जी जी जी। हाँ, तो उसने कहा ये बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा। हाँ, अब जो है वो 14 बच्चे नहीं पैदा करते। हाँ लेकिन साथ करते हैं। हाँ, 7 का वो करते हैं, लेकिन 14 वाला तो पहले काम आम काम था ना। 14 10 तो हाँ हम्म, ये बात थी। आज से जो पिछली पीढ़ी भी थी ना, मतलब हमारी बात करें तो जिनकी जो शादियां ये जो 70s और 60s में हुई थी ना, वो तो डबल फिगर से कम बात ही नहीं करते थे ना। और मेरी अम्मी के भी 8-9 बहन भाई थे, अब मेरे अब्बा के भी 8-9-10 बहन भाई थे, हाँ जी, और ये इवन इसी तरह थे। अभी जो 90s वाले बात है वो भी 5 से 8 का फिगर ही था। अब ये फिगर जो कि 3 से 5 हो गया है, डिफरेंट वेरी करता है अलग अलग। हाँ ये बात तो सही है, ऑटोमेटिकली शायद उम्र का टाइम वो कम हो गया है। बहुत सी चीजें अब आ गई हैं टाइम पास करने के लिए। अब छोटे आदमी के पास भी मोबाइल है, वो रील के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो शायद पहले एंटरटेनमेंट भी कम थी, तो ये भी हो जाएगी। हमारे लिए चले। मजे की बात थी तो। हाँ, इसलिए अब हमारा चूंकि ये जो जो शुरू है वो ये जो ह्यूमन एक्सपोर्ट से बात जो चली गई ना, हाँ कहाँ जी, बेहुदा। बात कहाँ की कहाँ निकल जाती है। और अरे असल में असल कोई में नहीं, अगर हम आपके इसको पास ये सारी तो फिगर्स हो, आपके पास सारी फिगर्स हो तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो इंटरेस्टिंग भी होता है, और आपको पास दुनिया का हर टॉपिक बातचीत करने का भी होता है। बहुत हम जब बात करते हैं ना, टैबू तो है, दिस इज अ टैबू की जब हम बात कर रहे होते हैं कि टैबू यार है बच्चे। हमारे मुल्क में, यस। अभी इनिशियली हम किसी शादीशुदा जोड़े को बोले, फैक्ट है, पब्लिक को सुनना चाहिए कि हम बोलते हैं अभी भी किसी शादीशुदा जोड़े को, यार थोड़ा डिले करना, बच्चा जल्दी नहीं करना, इनिशियल स्टेज है। लेकिन वो बाबा वो फड़कते हुए 9 महीने पहले बाहर कर देते हैं बच्चा। तो इसका मतलब है कि कुछ सोसाइटी प्रेशर होगा, या अभी भी जो है हमारे यहाँ ये टैबू है कि उस पर हम आराम से बात नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे अभी नहीं, भी लेकिन आप पाकिस्तान। खानदान 1 2 3 बच्चों के ऊपर काने हो जाते हैं, यानी कि वो कनात कर लेते हैं, मैंने देखा है हाँ आम। अब एक हम्म। जॉइंट फैमिली, बड़ी समझदार फैमिली जो बटी हुई है माशरे में, पढ़े लिखे तबके में, ऐसे कारोबार में, कॉरपोरेट में, दुकानों में, तो वो जरा समझदार हो गई। तो बोला बहुत बच्चे हैं तो उनको इतना महंगाई में पालें कैसे, उनको अच्छी ज़िंदगी कैसे देंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी आबादी पाकिस्तान के पहले अंदर। बच्चे का प्रेशर है, पहले पहले बच्चे का बच्चे का प्रेशर है, प्रेशर है, पहले वो बच्चे दो का। तीन साल नहीं होता ना तो वो जो है जी ना जी, और टेंशन में आ जाती है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, टैबू वही कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सास नहीं कुंडा लगा देना ना, सबसे पहले बहू का कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो 8 महीने में मतलब 4 महीने में पूछना शुरू कर देगी पेट क्यों नहीं फुलिया। तो फिर वो जी अभी तक बड़ा मसला है। और हमारे यहाँ ये पूरा जो है ना इस्लामाबाद और इस तरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर तो थोड़ा बहुत ये नज़र आना शुरू हो गया है शहरी इलाकों में कि आप कुछ अब पहले से ही। लेकिन अभी भी ओवरऑल हम देखे जाए लार्जर पर्सपेक्टिव, लार्जर उसमें अंदर पिक्चर में, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कमोबेश इनके अंदर आबादियां ज्यादा ही हैं। जी जी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये जो 8-8 बच्चों वाला जो सीन था, ये हेल्पफुल था फॉर टू कॉम्बैट पॉवर्टी। क्योंकि ये जो इनके फिर आपको पता है चाइल्ड लेबर जो शुरू हो जाती है, हर जो बच्चा है वो 10-15, जैसे ही वो बच्ची थोड़ी सी भी 8-10 साल 12 साल की होती है, वो 10-15 हज़ार रुपए पे कहीं ना कहीं लग जाती है, गरीब की बच्ची। और हाँ वो जो मासी वासी। 8-9 बच्चे, और वो जो 8-9 5 बच्चे होते हैं, वो 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया घर में ला रहे होते हैं। तो उस जमाने से मैं तो ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन को बहुत बेहतरीन हेज किया है पावर्टी ने, ये ज्यादा बच्चों के थ्रू, क्योंकि वो फौरन अमीरों के यहाँ जाके लग जाते हैं, और वो 10-10 15-15 हज़ार हर बंदा अब लेकर। अब तो छोटी बच्चियां जो है वो 20,000 से कम बात ही नहीं कर रही। जिससे भी मेड। आप कहें ना कि बच्ची चाहिए, तो वो कहते हैं 20,000 रुपया दे, 25,000 रुपया महीना। जेनवन बात बोला, एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे ना आप, तो देखो हमारे हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, सारा ये सारा जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है। हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें रियलाइज करना चाहिए वी लिविंग इन अ वी आर लिविंग इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और यहाँ पर करप्ट चीज़ें करप्ट होती हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं यहाँ। लेकिन इसके बावजूद हमें अच्छी होप्स रखना चाहिए कि हमारा जो रुपी है वो काफ़ी महीनों से, इवन साल से ऊपर हो गया शायद, वो स्टेबल है। हमारे जो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं पिछले 2 3 साल के अंदर। हमें देखो, हर तस्वीर का ना दो रुख होते हैं मुफीज। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक रुख ही देखते रहेंगे तो हम हासिल वसूल कुछ कर नहीं सकेंगे। पॉजिटिव साइड्स को ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी मुहाल हो जाएगी। आप करेक्ट। मार्केट को अगर आप बात डिस्कस करते हैं तो मार्केट में एक ही चीज़ है जो लिक्विडिटी है, जो मैंने आपको कहा। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, सेंटिमेंट नहीं होगा, तो मार्केट कुछ भी हो जाए, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपके रोड पे पड़े रहेंगे। और जहां तक आप बात करें मुल्क के अंदर ये जिस तरह चल रहा है सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो, पिछले 3 4 सालों से हम अच्छा स्टेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड देख रहे हैं।
कुछ थोड़ा इसमें ड्रॉबैक आ गया था, इमरान खान साहब गए थे, अदरवाइज पिछले हम कई सालों से अच्छा एक तसलसल कोविड के बाद से देख रहे हैं, सिवाय एक आध साल के 2022 हम कह सकते हैं तो बस ईयर 2023 के जून से भी हम दोबारा एक तसलसल देख रहे हैं। और इतना हमने ड्रॉबैक, इवन सैलाब भी देखे, और अभी हमने जो जंग भी देखी, पिछले साल हमने जंग देखी थी, इसके बावजूद वी आर गोइंग गुड एंड ग्रेट इंशाल्लाह। और हम, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और आगे तरक्की करेगा। जो हमारी यंग जनरेशन है, आबादी हमारी जो अभी जिस तरह जेन जी इन्वॉल्व हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, इवन दो कि बहुत कम रिसोर्सेस हैं, वसाइल नहीं है, गवर्नमेंट का पुश नहीं है, इसके बावजूद लोग खुद से लोग काम बिजनेस करना चाहते हैं कर रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो होपफुल रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं एक ऐड कर दूं बात कि देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आज हम नया बिजनेस खोलने जाए ना, मतलब हम लिक्विडिटी की बात करें, सोहेल भाई ने भी लिक्विडिटी की बात की है, आप यकीन जाने कि पीएसएक्स में लिक्विडिटी बढ़ती रहेगी। क्यों? कि इसके अंदर वो जो 50 कंपनियां है ना काम करने वाली, वो प्रॉफिट में है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ठीक ठाक प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, सही है। तो बजाय ये कि आप अपना नया बिजनेस खोलें, नई फैक्ट्री लगाएं, नई इंडस्ट्री लगाएं, नया कोई कारोबार शुरू करें, और वो सारे पैसे उजाड़ के घर वापस आ जाएं और आप कहें कि मेरा तो काम चले ही नहीं, तो जितने पैसे होते हैं वो लोगों के पास बेहतरीन मौका है कि आप चलती हुई कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसमें आप प्रॉफिट के हिस्सेदार बन जाते हैं, और उसमें साथ आप प्राइस एक्सप्लोर भी करते हैं, कैपिटल गेन भी लेते हैं। तो इससे बेहतर कारोबार अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में राइट नाउ। बात की बात मुझे नहीं पता 5 साल 4 साल बाद क्या होता है। जो आज की सिचुएशन है, जो आज का बजट है, उसमें सबसे बेहतरीन कारोबार लिक्विडिटी के हिसाब से पैसे पड़े हुए हैं तो स्टॉक मार्केट है। जबरदस्त। अगर आपका 2 साल में 3 साल में भी पैसा डबल हो जाए, तो ऐसा केड़ा कारोबार है जिदे च ਤੁਹਾਡਾ पैसा डबल होता है? हाँ, ऐसा केड़ा कारोबार है जिदे च छक्का लगता है? जो दस, और बगैर इन्वेंट्री के। और इसमें छक्का लगता ही लगता है, ये भी मैं आपको बता दूं। 2 साल बाद 5 साल बाद इसमें छक्का लगता है और आपका पैसा डबल ट्रिपल होके हाथ में आ जाता है, और आप कहते हैं वाह जी वाह, मैं तो मजे में। अच्छा, इन्वेंट्री नहीं लेनी इसके अंदर। आपका पेशेंस इंतजार सब जो कि हमारी कौम में है नहीं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर इन्वेंट्री नहीं लेनी, उसके अंदर कोई जगह नहीं लेनी है, आपको कोई एम्प्लॉय नहीं लेना है, कोई बिल नहीं भरने हैं। इसके अंदर जो कंडीशन एक ही है ना, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कम यूज होती है मार्केट। और सबसे, ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल लफ्ज जो बोला है ना, ये एक तो डरना नहीं चाहिए। आप इस काम के अंदर थोड़ा सा टाइम लेके काम करें ना, मतलब अगर वेट करें, समझ के काम कर लें, थोड़ा सा समझ के काम कर लें, और बहुत सारा काम नहीं करें, ग्रेजुअली काम करें, थोड़ा सा समझ समझ के काम करें और आहिस्ता आहिस्ता काम करें, और पेशेंस अच्छे हों, तो इससे अच्छा कारोबार नहीं। हाँ, इस तरह के जो हालात हो जाते हैं जंग वंग के, उसके अंदर अगर अपने स्टॉक को गिरता हुआ देख लें और डरे नहीं ना, तो फिर तो लोग बड़े आराम से कमा सकते हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। सुनील भाई, आपने कहा डर के काम नहीं करे, तो एक सवाल ज़हन में आया, डर है किस चीज का? आपने कहा कि शेयर को गिरता हुआ देख लें, इससे ज्यादा बड़ी परसेंटेज क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उससे ज्यादा बड़ी मार्केट है और ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, वहां पे लोग नहीं डरते क्या? लेकिन लोग इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, तो ये डर स्टॉक मार्केट का है किस चीज का? नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग तो वहाँ होती है, उस क्लास के अंदर होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का अमल दखल नहीं होता ना। अभी आप बात करो कि यार लिवरेज और जो ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो क्रिप्टो में होती है, वहाँ तो सारा स्पेकुलेटिव है ना सब कुछ। ठीक है। उसमें तो लोग काम करते हैं, तो हुकूमत सोच रही है कि क्यों यार दुनिया में काम हो रहा है, हमारा पैसा इनडायरेक्टली जा ही रहा है, तो हम उसको लीगलाइज कर लें, तो उसका पीछे ब्लॉकचेन बनेगा, उसके अंदर 10-15% इन्वेस्टमेंट है, बाकी तो सब ऊपर ऊपर ही है ना, पैसा आता है जाता है ठक 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 ठक। पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट्स है ना, उसके अंदर पाकिस्तानी की मार्केट बहुत बदनाम है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन तो कभी थी नहीं, अवेयरनेस तो अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ी हो रही है। तो उसके अंदर क्या करता है, एक आदमी आता है, उसको कसीनो समझ के आता है, वो देखता है ऐसा है ना, वो जब आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि साजगार अगर मैं ले लेता तो ये होता, अगर आप 20 साल पहले ले लेते ये होता, तो सारी गुडी गुडी पिक्चर्स बताते हैं ना, तो जब वो आता है अच्छे ख्वाब लेके और अच्छे ऐसी चीज़ें सोच के, और फिर उसको मार्केट गिरती हुई नजर आती है, तो फिर वो बोलता है यार ये सारे लोग झूठे थे, इन्होंने मुझे जो ना ख्वाब दिखाया है वो मुझे मार्केट में ले आए और मैं तो मार्केट में गिरी। तो वो गिरावट के लिए पहले से तैयार नहीं करते उसको। अगर ठीक है। मेरा ये कहना है कि जितना भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जितना भी ट्विटर पे बैठा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखते हैं, करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन उसको जो ये डार्क साइड अगर नहीं दिखाएंगे ना, तो फिर वो ये डरता ही, ये डर कभी खत्म नहीं होगा, और फिर वो गालियों में तब्दील हो जाता है जब उसको मार पड़ती है। तो दूसरा, एक और भी चीज़ नहीं सिखाई हमने कि कितना एलोकेशन किस तरह होना चाहिए, पैसे को किस तरह लगाना किस तरह है, स्टॉक्स कितने लेने हैं, ये तमाम जो इसको एजुकेशन है वो करने की बजाय हमने उसको ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ना रोजी पिक्चर्स दिखाई हैं। तो इसलिए जब वो आता है और उसको मार पड़ती है, तो फिर एक तो वो डरता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, वो जो डर है ना, अननोन फियर, क्योंकि आपको, एंड ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वो सोच के ही नहीं आया था ये। बिकॉज ही हैजंट सीन ना, वो आपने वो पिक्चर दिखाई नहीं उसको, डार्क साइड ऑफ, मतलब अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो इसलिए जब उसको आपने अच्छी अच्छी पिक्चर दिखाई थी, वाज नॉट प्रिपेयर, और जब वो प्रिपेयर ही नहीं था और उसके हमने मार पड़ी है या कोई लॉस हुआ है, तो वो ई सेड यार इन ट्रेडिंग व्हाट इज स्टॉप लॉस, भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई थी पहले।
कि स्टॉप लॉस होगा। आपने साजगार की वीडियो तो बनाई, लेकिन आपने तो नहीं बताया था कि और कंपनी ले लोगे तो उसमें स्टॉप लॉस भी लगाना है, या फिर निकलना भी है, एग्जिट भी करना है। हमने तो शेयर ले लिया हो तो नीचे है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जो एजुकेशन उसकी सही नहीं हो रही, उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए वो जब डरता है तो फिर वो एग्जिट करता है काफी महीनों बाद, इवेंचुअली कुछ हारने के बाद, देन वो देता है गाली और 10 आदमियों को बोलता है कि भाई जगह खराब है। इसीलिए आपकी मार्केट इस वक्त फिर 5 लाख लोगों पे मुश्तमिल है। मार्केट्स के अंदर है ना थोड़ा सा फर्क है। आप देखें पीएमईएक्स नहीं चलता ना हमारा, नहीं चलता। नहीं चलता ना, तो नहीं क्रिप्टो चलता। चलती है ना। जी जी। और वो जो दुबई वाले ब्रोकर चलते हैं ना, जी उसमें जी। मतलब है कि आपने अब मैंने एक सर्वे किया था और करवाया भी था। मेरे देखें इसी तरह के शौक होते हैं, मैं यही चीजें ऑब्जर्व करता रहता हूँ। हम्म। गांव गांव में ना, ये चूंकि जुआ है तो चाचे से, भतीजे से, फुफ्फे से छुप के चोरी उनके पैसे से उसने दिया, जा जाके उत्ते दूध ले आओ, वो भी पैसा क्रिप्टो से लाया। उन्हें क्या 10,000 रुपया उन्होंने दिया, वो भी पैसा क्रिप्टो से उन्होंने लाता। वो सारा का सारा ये जो है ना, जो ग्रे मनी है, ब्लैक मनी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो सारा इस साइड पे इन ब्रोकरों के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू, ये फॉरेक्स के थ्रू चलता है। ये एग्जैक्टली सारा का एग्जैक्टली। सारा ब्लैक मनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ब्लैक मनी उजड़ता भी है ना तो उसका खौफ नहीं है, क्योंकि वो चोर को पता होता है मैं चोर हूं। अब हम्म। यकीन जाने, प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो है, जो मैंने आपसे सवाल किया कि पीएमईएक्स चलता है कि नहीं चलता, पीएसएक्स चलता है कि नहीं चलता, ये सारा का सारा व्हाइट मनी है, आपको पता है। हाँ, डॉक्यूमेंट है सारा। मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपया व्हाइट मनी पड़ा हुआ है ना, तो मैंने वो टाइम भी देखा हुआ है कि मुझे उसका 15 करोड़ रुपया मिल रहा था। हाँ, वक्त ऐसा वक्त था। ऐसा वक्त एग्जैक्टली तो ठीक नहीं है, कह सकते, लेकिन इतना तो है कि 6 करोड़ 70 नवल, ज्यादा प्रॉफिट तो हो रहा था 5 करोड़ में। जब लोग वो जब प्राइस बॉन्ड निकालते होते थे, या एग्जैक्टली। कि वो लोग कुत्ते की तरह सूंघ रहे होते थे किसके पास व्हाइट मनी पड़ा है। मुशर्रफ का दौर था ना, आई थिंक। जी जी। और वो उस तक पहुंच जाते थे कि यार ये आप ये पैसा मुझे मुझे थ्रू चेक दे दें और मेरे से आउटसाइड बैंक ये पैसा ले ले। तो ये कहने का मेरा मकसद ये है कि जो व्हाइट मनी है ना, उसको समझे हलाल का पैसा है, और जो हाँ। ग्रे मनी है वो हराम का पैसा है, समझ ले। मैं मिसाल दे रहा हूँ, है नहीं हराम का, वो मतलब बगैर टैक्स वाला पैसा है और हुकूमत से चोरी छुपे आप उसको इकट्ठा कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो चूंकि जिस चीज की कमी होती है ना, वो फिर लोग सूंघ सूंघ के उसको खर्चते भी हैं, उसको करते भी हैं, जिसकी वजह से फिर जो है ना, वो अगर वो पैसा जाया हो रहा है ना, तो उसका बड़ा खौफ होता है कि यार मेरा पैसा बढ़ गया, लगा गया। ये जो ब्लैक मनी है, ग्रे मनी है, या जो आउट ऑफ द बुक्स पैसा है, ये तो लोग कहते हैं कि यार ठीक है, नहीं तो नासी। मैंने बहुत लोगों से इंटरव्यू किया, ये कहते हैं यार जिस तरह आया सी उस तरह ही निकल गया, फिर क्यों ऐसे दोबारा कमा लांगे। जमीनों वाला पैसा लोग कहते हैं ऐसे दोबारा कमा लांगे। तो ये वाला पैसा उजड़ते देखा है तो इसमें लोग रोते भी हैं, इसमें खुदकुशियां भी करते हैं, क्योंकि वो ये व्हाइट मनी उजड़ रहा होता है, और इसके अंदर जो नुकसान होता है ना, वो लोगों को बड़ा चुभता है। जी सुर भाई। या देखो, इसकी अच्छा है डॉक्टर साहब ने बताया, मैं एक और भी बात कर दूं उसकी। जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह है ना, उसको आप बड़े एक बात समझिएगा कि बड़े रेगुलेटेड किस्म का स्ट्रक्चर है, और आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं होगा। मुफी साहब, जो धक्के आपने खाए हैं, वो तो मैं तो अकेला होता तो खाने को तैयार भी नहीं था उतने धक्के। हालांकि बल्ली मेरे पे आई थी, लेकिन मैं धक्का खाने को तैयार भी तैयार नहीं था। तो बड़ा जो रेगुलेटेड किस्म का ये जो माहौल होता है ना, उसके अंदर आप ऐसी अनशंड मार्केटिंग भी नहीं कर सकते कि भाई 1 का 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और उस पे, बिल्कुल। हाँ, उस पे अगर आपने कोई गलत किस्म की मार्केटिंग है तो सुबह लेटर आया होता है, यू नो बेटर। क्रिप्टोज के अंदर और जो फॉरेक्स के अंदर है ना, बाकायदा ऐसे एजेंट छोड़े जाते हैं, अनसली जैसे, या ऐसे लोग जो बाकायदा फरारियां मरारियां ये दिखाते हैं लोगों को। और जो बच्चा बच्चा है ना, उसको अट्रैक्ट किया जाता है, खासतौर पे बच्चा जो अनपढ़ हो, उसको अट्रैक्ट किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं ना कि ये जो एक तरह ऑफिशियल जुआ तो कहीं है भी नहीं, पाकिस्तान को मकाओ तो है नहीं, लास वेगास तो है नहीं। तो इसलिए जो बेहतरीन सोर्स है ना, वो यही है कि आप क्रिप्टो का अकाउंट खोलो और जल्दी से जो है ना वो किसी तरह ट्रेडिंग करो, और अपना सारा जो पैसा है ना, चोरी किया हुआ या इवन कमाया हुआ भी, वो इधर दे दो, और ये पूरी दुनिया में पैसा आपका जा रहा है हुंडी और हवाले के थ्रू, डेट्स इट। तो इसलिए वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब तक आपके यहाँ पूरा लीगलाइज ना हो जाए, पूरा ब्लॉकचेन ना बन जाए, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि वो किसमें कितना, क्योंकि वाइट तरीके से जाएगा तो वो आपका मार्केट काम ही नहीं करेगी उस तरह। तो तो पूरी उसको भी दुनिया में वाइट करने के लिए टैक्स लगा रहे हैं अंदर ना, भी 10 से 30% कह रहे हैं कि टैक्स सिस्टम में आ रहा है। मुफीस, उसके 30%। अंदर भी जी, देखें 30% जी। सीन सेम है। ये जो वो वाली मार्केट है, अब हम असल काम वाली साइड पे आ जाते हैं, उसके अंदर भी सीन सेम है। जो तो बगैर सीखे हुए जाते हैं वो तो अक्सर हार के बाहर निकलते हैं। उसमें साफ, जो हाँ। शिकस्त का रेशियो है ना, यानी कि वो समझे 90%, 95% है। ज्यादातर लोग पैसा दे के बाहर आते हैं और हार जाते हैं। जो सीखते हैं वो वाकई कमाते हैं।
और वही बात है कि जिस तरह अपनी मार्केट के अंदर भी जो गैर सीखे हुए जो बेचारे ना तजर्बा का और लोग आ जाते हैं, वो तो सारे हाथ से देके जाते हैं अपनी मार्केट में भी, चाहे वो PSX है चाहे वो PMEX है, ठीक है। इसी तरह क्रिप्टो में भी जो बगैर सीखे हुए आते हैं वो भी दे के जाते हैं, लेकिन जो जिस तरह सीखे हुए इधर कमाते हैं अपनी मार्केट में, इसी तरह सीखे हुए उधर भी कमाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उधर भी उस कारोबार के ग्राफ में चार्ट्स के अंदर असूल हैं, उधर भी फंडामेंटल्स हैं। अब आप देखें ना, ऑल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन्स हैं और मीम कॉइन्स हैं। मीम कॉइन तो ट्रंप के कुत्ते का भी बनता है, हम्म। तो उसमें तो मार खानी खानी है अगर आपको नहीं आता काम। अगर उसमें आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो उसमें आप अगर आप बैठे हुए हैं टिक के, तो आपको फायदा ही फायदा है। जिस तरह गोल्ड के अंदर फायदा है, वो चढ़ता जाता है, मतलब 1000 से शुरू हुआ था तो लाख पे पहुंच ही गया था। हाँ तो डॉक्टर एक सवाल ये है कि एसओईस के लिए 450 बिलियन जो है वो मुख्तस किया गया है। क्या होगा इन पैसों से? अगर मैं इस तरह समझना चाहूँ, पीएसओ भी फॉल करता है, ओजीडीसी भी फॉल करता है, सर्कुलर डेट के मसले भी हैं। क्या, किस तरह देखते हैं आप इन पैसों को, और क्या कहाँ पे यूटिलाइज होंगे ये पैसे? यार ये तो नहीं होने, जो चीज होनी नहीं है, आप मुझसे उसका सवाल क्या पूछ। मैं तो बस इतना बड़ा कोशिश समझने की इतना बड़ा सवाल किया मुफीज ने। डॉक्टर साहब नहीं। ठीक है, और क्यों क्यों नहीं होने? अगर मैं इस तरह समझूं कि क्यों नहीं होने, उसका भी अगर कोई रीजन हो। मेरी बात सुने, मैंने आपको बहुत खुला खुला हिसाब लगाया था कि मतलब अगर मैं प्राइवेटाइज करने जाऊंगा तो लेस्को बिक जाएगा, वो प्रॉफिट में है, ठीक है। अब मसला तो यह है कि जहां लोग बिल नहीं देते उसका बिल कौन भरेगा? देखे ना, वो सूबा बिल नहीं देता, वो कौन भरेगा? या आप 10 शहर लेके आ जाएंगे कि लो जी इधर का बिल आता है, तो वो तो प्राइवेटाइज हो जाएगा, बाकी कहां से हो? तो वो जो 10 हो जाएंगे, यानी कि जो कमाऊ पोते हैं गवर्नमेंट के, वो निकल जाएंगे, तो पीछे तो लॉस ही लॉस रह जाएगा। ये भी हो गए तो मैं भी इधर ही पड़ा हूं। ये प्राइवेटाइज जब होगा, ये तो किसी को मुफ्त भी देंगे तो कोई नहीं लेगा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब आपका एक टेक लेना चाहूंगा, फिर मैं सुबह की तरफ मूव करता हूँ। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ पूरी डिस्कशन को, तो बजट पीएसएक्स के लिए पॉजिटिव है या नहीं, और किन सेक्टर्स को नजर में रखना चाहिए? PSX के लिए आज तक कभी कोई बजट नेगेटिव नहीं। ठीक है। पाकिस्तान का PSX हमेशा इंशाल्लाह ताला रॉकेट करेगा, वो कर रहा है और करता रहा है, बचपन से देखते हैं करता रहा है। 1000 से इंडेक्स आज 1,40,000, 50,000, 60,000 और 2 लाख हो गया है। 1000 से शुरुआत में, बचपन से तो मैं यही देख रहा हूँ, आज तक तो कभी खराब नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा? और आपके अगर आप कोई टॉप सेक्टर्स हों जो अब लोगों दिखा को तो दिया बजट है, के बाद नजर में। बैंक है, फर्टिलाइजर है, ऑयल है, तो थोड़ा बहुत फार्मा है बस। ठीक है, सुन भाई, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा मंडे की मार्केट को आफ्टर बजट आप किस तरह देखते हैं? हैविंग सेड दैट, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, आपने कहा आपको एक टेक ये है कि अनचेंज रह सकती है, बट 50 बेसिस पॉइंट की भी बात है। बट लेट्स से मॉनेटरी पॉलिसी है, बजट आ चुका है, वॉर की सिचुएशन थोड़ी ठंडी हो रही है, ऑयल थोड़ा नीचे आ जाएगा। आप मंडे से ऑनवर्ड्स मार्केट किस तरह देखते हैं, स्पेसिफिकली मंडे की किस तरह देखते हैं, और टॉप पिक कंपनीज आपके लिए आपकी नजर में कौन सी हो? अच्छा मैंने बताया, आप इसको जो ना थंबनेल पे लिख सकते हैं, 2,04,000 इंडेक्स में देख रहा हूँ, 2,10,000 इंडेक्स देख रहा हूँ। जल्दी आ गया तो 2,05,000, थोड़ा देर लगी अगस्त अगस्त तक गया तो 2,10,000 दे सकते हैं। इस चैनल का टॉप है जहाँ पर मार्केट खड़ी हुई है अभी। जाहिर बात है अभी मंडे के लिए आपके सामने 1,75,000 वही रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा वही ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी है और बजट में कुछ 19-20 जो भी चीजें होती है ना एडजस्टमेंट, वो दिन आपको वोलेटाइल एडजस्टमेंट दिख सकता है, लेकिन बुलिश साइड पे, ऊपर की साइड पे हो सकता है कि एक 74 बंद हो, एक 75 बंद हो, एक या 75, तो पॉजिटिव रहना चाहिए। मार्केट में बहुत से स्टॉक्स हैं अभी जो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जिसके अंदर सीमेंट जो है वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन साइड है जो जिसकी बातें कंस्ट्रक्शन की हो रही हैं, या जिस तरह की बातें ओवरऑल हमें नज़र आ रही है बजट के अंदर, या जिस तरह की डिफरेंट खबरें कंपनी से रिलेटेड आ रही हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, तो उसके अंदर आपको देखना चाहिए कि रिजल्ट जो आया है वो सितारा पेट्रोलियम का बहुत अच्छा आया है। उसको देखना चाहिए, यहाँ से 2-4 रुपये की गुंजाइश तो नज़र आ रही है। अगेन मेपल लीफ सीमेंट अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो वो पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे ये टॉप वॉल्यूम भी इत्तेफाक से KMI ऑल के ना, ये टॉप वॉल्यूम भी लीडर भी हैं, तो इत्तेफाक से मेरे सामने आ रहे हैं तो मैं बता भी रहा हूँ। PIBTL एक अच्छा उसको बना के ना, एक बहुत हाई बना के नीचे कंसोलिडेट करके इसके अंदर अभी गुंजाइश बनती है। फिर सर्विस लॉन्ग मार्च मार्च की जो मंडे को ट्रेडिंग शुरू होगी, तो प्रॉब्लली इनिशियल कैप अगर हम देख सकते हैं उसमें, उसकी वजह से सर्विस ग्लोबल फुटवेयर को एक एज हो सकता है, क्योंकि जो अगर उसके अंदर परफॉर्म रहा तो उनके पास उन अच्छी परसेंटेज है सर्विस लॉन्ग मार्च की, सर्विस ग्लोबल के पास 18-19% आई थिंक। फिर लोड्स के अंदर काफ़ी वॉल्यूम नज़र आ रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और इसका यही एक लेवल है 15-50-70 का, जहाँ से वापस आ रहा है, तो इसको नज़र में रख सकते हैं। आई थिंक सीमेंट में फौजी सीमेंट बहुत अट्रैक्टिव होगा लोगों के लिए, DG खान हो सकता है। फिर अगर अच्छे स्टॉक्स की वजह मैं बताऊं, सिर्फ ये नहीं कि यार हर एला चेला मेला बता दिया, तो हम दे सकते हैं JVDC,
बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। फिर लकी सीमेंट, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि वो जैसे जो नई गाड़ी वो लेकर आया है वो भी एक अच्छी कंपनी है। ओवरऑल लकी की परफॉर्मेंस आप सबको पता है, चाहे सीमेंट में हो चाहे कॉन्ग्लोमेरेट ऐसे दूसरे बिजनेस में हो। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी या तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे थे, जब मैंने लास्ट टाइम पूरा बहुत सारे स्टॉक्स देखे थे, और बहुत से ऐसे हैं जो 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के खड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे थे जो थोड़ा सा वहाँ टच लेके चले हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो पूरी मार्केट में ठीक ठाक गुंजाइश है। और हम कुछ दिनों बाद अगर मॉनेटरी पॉलिसी, बजट तो क्योंकि खत्म हो गया, उस पर जो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन चलेगी ना वही चलता रहेगा। बाकी वो दम खम खत्म हो गया ना, जो होना था आज हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी पीर को हो जाएगी। अब जो बचा कुचा जो है ना वो दुम जो है ना हाथी निकल गया, जो दुम रह गई वो पीस डील पे हो जाएगा। तो आपका जो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव मूव है मार्केट का वो अभी ड्यू है, जो उस पे होगा। ठीक है। अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव रहेगी, यानी मार्केट फिर भी 191 दे सकती है, इवन दो कि पीस डील ना हो तब भी आने वाले 2 4 5 हफ्ते में। और अगर वो हो गई तो फिर हम जो है टॉप बहुत जल्दी देख लेंगे 2,10,000। आई एम पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं आपको जो ऑटो सेक्टर के मुतालिक मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें भी बाकायदा स्टडी हुई है और रिसर्च की है चाइना ने, कि उसने वो वाले मुल्क पकड़े हैं जिसमें ये जिस तरह पाकिस्तान है ना, 25 करोड़ की आबादी है। तो ऑटो में पाकिस्तान में चाइना ने ये फैसला किया है कि वो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जिसमें ये मोटरसाइकिल भी हैं और जिसके अंदर ये पेट्रोल पर ये जो कारें हैं ये भी हैं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि देखें वो जिस तरह मैं आपको आगे बताता था कि जो ये जितने अमीर मुल्क है ना उधर इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उतनी आई नहीं जितनी आनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो गुर्बत है ना ये आपको गाड़ी खरीदने नहीं देगी नई वाली। मतलब नई वो कोई किया लेके आता है स्पोर्टेज या कोई टूसॉन लेके आता है पेट्रोल वाली, तो उतनी बिकती ना, जो कि ना बिक रही है। ठीक है, इसी तरह ना टोयोटा बिक रही है ना सिविक बिक रही है, कोई भी होंडा शोंडा कोई नहीं बिक रही, जीरो। वो बिल्कुल जो छोटी छोटे लेवल की गाड़ियां यारिस है या सिटी है उस टाइप की वो बिक रही हैं या सुजुकी बिक रही है। तो अब वो चाइना इन गाड़ियों को भी फोकस कर रहा है और प्लस ईवी बाइक्स को फोकस कर रहा है। अब उसमें अगर अगर हुकूमत अगर आउट ऑफ बॉक्स सोचे, मतलब देखें अगर 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 $10 बिलियन की इंपोर्ट करता है ना पाकिस्तान, तो उसमें $5 बिलियन तो मोटरसाइकिल खाते हैं। तो अगर वो ये जो है मोटरसाइकिल अगर आप 20,000 50,000 रुपया भी आप कहें कि यार आप 20,000 रुपए का मोटरसाइकिल ले लें और बाकी हुकूमत सब्सिडाइज कर देती है, तो आप यकीन जाने कि वो जो $5 बिलियन बचाएगी उसके अंदर वो सारे पाकिस्तान में ईवी बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और एक करोड़ों बाइक्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे और उसके पेट्रोल का खर्चा आधा हो जाएगा। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आउट ऑफ बॉक्स थिंक क्यों नहीं करते। चाइना में बेताशा कंपनियां तैयार हैं जो कि इस वक्त मेरे कितने ही जानने वाले, अभी ये शंघाई में ऑटो शो हुआ था उधर गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार ये क्या है, तो वो कहते हैं कि यार बल्कि ये जो जो ब्रडर रोड का जो ताजर है ना इस बार वो भी गया, तो वो भी कोई ना कोई कंपनी साथ ले आया है ये ईवी वाली। तो ये आप देख लीजिएगा कि आइंदा 5-10 साल में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सोलर रेवोल्यूशन आया है ना, इसी तरह ये ऑटो के अंदर भी जो है ना ईवी रेवोल्यूशन आ जाएगा। और उससे ये पाकिस्तान का ये वाला जो खर्चा है ना पेट्रोल वाला, ये खासा अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यानी कि सोच के साथ दिया कि हमने ये लोगों को ईवी बाइक पे कन्वर्ट करना है। क्योंकि देखो उन्होंने तो कोई जाना नहीं है पिंडी से इस्लामाबाद बाइक पे, वो तो आउट ऑफ सिटी जाना नहीं, साइड सिटी के अंदर चलना है। तो सिटी के अंदर 100 150 200 किलोमीटर तो बाइक की रेंज है आम। तो वो तो सारा दिन वो जीरो, यानी कि सोचे उस खानदान का खर्चा जीरो हो जाएगा जिसके पास ईवी बाइक होगी या 2 बाइक्स होंगी या 3 बाइक्स होंगी। कितने पैसे बचेंगे उस खानदान के भी और हुकूमत के भी। तो ये बड़ा बेहतरीन फील्ड है इस वक्त भी पाकिस्तान में कारोबार करने का। और अगर इसमें हुकूमत कर्जा दे साथ या सब्सिडाइज करे, ये फील्ड इतना तरक्की कर सकता है कि कोई हिसाब। अच्छा, आईपीओ भी आ रहे हैं जिसमें अभी जो आने वाला आईपीओ है सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज आ रहा है उसका, एयरलिंक का। और ऑलरेडी जो सर्विस लॉन्ग मार्च वो मंडे को ट्रेड हो जाएगा। उससे पहले वहादत पोल्ट्री आ चुका है। मतलब आप देखें कि अभी कंपनीज जिस तरह आ रही हैं, ये तो अलग चपकट्टा खुला हुआ है ना, कि यहाँ पर जितना मेड इन पाकिस्तान के लिए अब कंपनी आ रही हैं, वो पोल्ट्रीज आ रही हैं और सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज, और ये जिस तरह वो आरिफ हबीब ग्रुप लगा हुआ है, लॉन्च पे लॉन्च कर रहा है कंपनियां। पाकिस्तान में तो अभी कुछ भी नहीं है यार, अंडर डेवलप कंट्री है। इस पाकिस्तानी अवाम को तो पाकिस्तानी मार्केट में पॉजिटिव रह के पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का एक हौसला होना चाहिए। और बाकी ये जो
वक्ती तौर पर जो बजट आ रहे होते हैं, जंग आ रही होती है, या कोई किसी ने कुछ कह दिया तो किसी ने छींक मार दी, ये बेसिकली एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए होता है। इन्वेस्टर्स को तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे तो पाकिस्तान में पैसा बहुत बचेगा। और स्टार्ट विद डिविडेंड इन्वेस्टिंग। जो भी लोग नए लोग हैं वो डिविडेंड वाले स्टॉक जरूर लें, उनमें ट्रेडिंग करना चाहें करें, उनके अंदर ही जो है वो कुछ आपने स्विंग विंग करनी हो। मेरा मशवरा सबको यही होगा कि जो भी स्टॉक डिविडेंड देते हो, चाहे वो एफएफसी हो, चाहे वो एंग्रो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो मीज़ान बैंक हो, 15-20 स्टॉक तो आपको वैसे, और कितने ही ले लोगे यार। माड़ी पेट्रोलियम है, ओजीडीसी है, माड़ी अटक रिफाइनरी है, इतने स्टॉक्स जो आप जो डिविडेंड देते हो। उसके अंदर एक डीसीआर है, अभी पाक कतर है, अब तो नई नई कंपनीज भी आ गई हैं जो डिविडेंड देती हैं। उसी के अगर ट्रेडिंग करते हैं और उसी के अंदर स्विंग करते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता हाथ में रह भी जाता है ना, तो एक आसरा होगा कि भाई अगर मार्केट 6 महीने तक ये जिस तरह साइडवेज वगैरह हो गई है, तो उसमें भी आपको डिविडेंड वगैरह मिलता रहेगा। मार्केट में पूरी उम्मीद होके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे जाना चाहिए नए लोगों को खास तौर पे। और पुराने लोग हैं ना, वो वक्त के साथ साथ अगर पैसा नहीं बना रहे हैं तो सीखे जरूर और अपडेट रखें अपने आप को। बेहतरीन। मेरे ख्याल से काफी चीजें हमने कवर की, बल्कि जब डॉक्टर साहब ये ऑटो की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी आई थिंक 16-18% ऊपर की टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम भी नहीं पढ़ सके। उसकी वजह ये थी कि अभी बजट आ ही रहा था, ऑलमोस्ट फाइनल हुआ था, तो बस हम शो रिकॉर्ड करने बैठ गए। बट वील मेक श्योर आपको हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तमाम जगहों पे स्टॉकिफाई आपको डिटेल से, इवन ट्विटर पे किन चीजों के लिए बजट पॉजिटिव है, किन सेक्टर्स के लिए, किन कंपनीज के लिए बजट में क्या क्या चीजें आई हैं, वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आई थिंक के तमाम नंबर्स मिल जाएंगे। सर्विसेज से जुड़ने के लिए आपने सिर्फ कांटेक्ट करना होगा। कोई भी डिफिकल्टी होगी, स्टॉकिफाई आपको तमाम फाइनेंशियल सर्विस इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगी, चाहे वो आपको एडवाइजरी की सर्विसेज हो, चाहे आपको ट्रेनिंग कोर्स की सर्विस हो, या आपको ग्रुप्स की सर्विस हो, या जूम सेशन हो। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे शो से जुड़े रहिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय से जरूर आगे कीजिएगा। शो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर किया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच भाई शो में ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करेंगे कि बजट के ऊपर जो जो डेवलपमेंट्स उस पर अगर हम कोई शो कर सके तो करें, अदरवाइज सोशल मीडिया पे आपको अपडेट जरूर मिलती रहेगी। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।